हाय, रोहन फ्रॉम सिटी शोर रियल एस्टेट। एक नया सेगमेंट, एक नई शुरुआत। और इस शुरुआत में आज हमारे साथ जुड़े हैं पथिक ठक्कर फ्रॉम ऐश्वर्या ग्रुप। पथिक भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो। पथिक भाई, मेरे को ये बताओ कि आपने शुरुआत कहाँ से की? लगभग 2014 में आई पास्ड आउट फ्रॉम गणपत यूनिवर्सिटी। सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री मैंने कंप्लीट किया। तब से मैं रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट्स हम लोग डील कर रहे थे। लेटली पिछले 6-7 साल से हम लोग एग्रेसिवली लैंड परचेज में एक्टिवली काम कर रहे हैं। हमारे खुद का प्लॉटिंग का स्कीम था, हमारे खुद का एक कंस्ट्रक्शन का स्कीम था, रेजिडेंशियल स्कीम था जो अहमदाबाद सिटी के अंदर था। बट लेटली ओवरऑल हमको रियल एस्टेट से जुड़े हुए लगभग 10-12 साल के ऊपर पूरा हमारा तजुर्बा रहा है। 12 साल में अहमदाबाद का रियल एस्टेट हैज़ ग्रोन आई थिंक Tremendously. 10-20 फोल्ड्स। कहाँ तक दिखता है आपको कि ये जाता हुआ रियल एस्टेट का एक मैसेज, जैसे बोलते हैं ना कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी होती है, ऐसा सुनने में भी आता है कि मार्केट अभी मंदा है, मार्केट में अभी है, लेकिन आप देखो सब जगह परचेसिंग, कंस्ट्रक्शन सब चालू ही है। तो व्हाट इज़ रियल एस्टेट एवर गोइंग टू एक्सपायर? रियल एस्टेट का एक्सपायरी तो पॉसिबल नहीं है, जस्ट बिकॉज के अनलाइक डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे आप यूएस की बात कर लो तो यूएस के अंदर पॉपुलेशन बहुत ही कम है और लैंड एरिया बहुत ही ज़्यादा है। अनलाइक डिफरेंट कंट्रीज हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पे लैंड का प्रपोर्शन बहुत ही कम है। और दूसरी चीज़ कि हमारा जो भी हमारे पुश्ते या हमारे एंसेस्टर्स जो भी थे वो सारे के सारे ज़मीन से जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़े हुए कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। तो इसके लिए हमारा एक बेसिक माइंडसेट ज़मीन का है कि अगर एक बेसिक इन्वेस्टर या बेसिक बिजनेसमैन को अगर दो पैसा अगर कुछ बच रहा है तो कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए डे टू डे अपनी ज़मीन अपने यहाँ पे कम होती जा रही है, हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ऊपर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हमारे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए मेरे हिसाब से रियल एस्टेट का भी एक्सपायरी तो डेट मतलब उसका एक्सपायरी डेट तो आने वाला ही नहीं है, बट उसका जो अप्रिसिएशन है वो और जल्दी और फास्ट होने लगा है। ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तो रियल एस्टेट मेरे हिसाब से पिछले 30-40 सालों के अंदर हम लोगों ने सिटीज़ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। और जो टायर 1 सिटीज़ थे, अब उसके बाद टायर 2 सिटीज़, टायर 3 सिटीज़ भी आप देखोगे तो वो सारी की सारी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। रियल एस्टेट बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है हमारे इंडिया के अंदर और आगे भी काफ़ी सालों तक ये चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे। जैसा आपने बताया कि एक लैंड है, लैंड कभी ख़त्म होने नहीं वाला, या एक दिन ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे। बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट नाउ, कमर्शियल और रेसिडेंशियल में कितना बटा हुआ है लैंड? कोई परसेंटेज है या कुछ है? जैसे एक लैंड है तो वो हाई प्रायोरिटी कमर्शलाइज होगा या रेसिडेंशियल होगा, उसका डेटा कहीं पे कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है? बेसिकली गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। गवर्नमेंट हर एक जगह पे कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसके हिसाब से वो लोग जोनिंग और टीपी स्कीम्स का डेवलपमेंट प्लान करते हैं। गवर्नमेंट ये चीज़ को लीड करके पूरे एरिया को, फॉर एग्जांपल आप साणंद की बात कर लो, अहमदाबाद से अगर आप बिलोंग करते हो तो साणंद की बात कर लो, साणंद से नियर बाय भोपाल वाला जो एरिया है, भोपाल और ये सारे एरियाज, तो ये सारे एरियाज सिटी के अंदर नहीं आते थे। बट ग्रेजुअली सिटी के अंदर आने के बाद उसके अंदर टीपी स्कीम्स डाली गई, उसके अंदर जोनिंग्स दिया गया। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये स्पेसिफिक जोन कॉमर्शियल जोन रहेगा, ये स्पेसिफिक रेजिडेंशियल जोन रहेगा। बट वी ऑल नो कि गवर्नमेंट से आगे कुछ ना कुछ इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स उससे आगे निकल के कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करते ही है। अब पुरानी बात करो तो आश्रम रोड था अहमदाबाद के अंदर, जो एक आइकॉनिक कॉमर्शियल बेल्ट हुआ करता था। फिर अपना सीजी रोड आया। तो ये सारा एक स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट था। बट जब इन्वेस्टर्स की बात आती है तो वो गवर्नमेंट से 2 कदम आगे निकल के गवर्नमेंट के डेवलपमेंट से पहले कुछ ना कुछ जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से वो लोग डेवलपमेंट कर देते हैं। तो स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है कि कोई भी एरिया के अंदर कितना कॉमर्शियल डेवलपमेंट होगा, कितना रेजिडेंशियल होगा। बट जैसे डिमांड आती है, जैसे बिल्डर्स को जिस हिसाब से स्पेसिफिक परसेंटेज निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है उस हिसाब से सप्लाई बिल्डर्स और डेवलपर्स तुरंत ही खड़ा कर देते हैं और मिक्स डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट चालू ही रहता है हर एक जगह पे। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ये कमर्शियल जोन होगा या रेसिडेंशियल जोन होगा। किस बेसिस पे गवर्नमेंट एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन अनाउंस करती है?
स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो अनाउंस होता है वो बहुत ही जैसे आई थिंक धोलेरा इज अ स्पेशल इकोनॉमिक नो, इट इज अ स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। इन्वेस्टमेंट। हाँ, अभी लेटली धोलेरा के अंदर जैसे आप अहमदाबाद के कनेक्टिविटी और अहमदाबाद के सराउंडिंग की बात करो Right. तो अपने दो प्राइम लोकेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, गिफ्ट सिटी हो गया और एक Yes, धोलेरा हो गया। yes. अब धोलेरा इज नॉट एग्जैक्टली एसईजेड, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ अलग से सब्सिडी दिया जाता है। Right. धोलेरा के अंदर लेटली जो गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर की पॉलिसी निकाली है, वो सेमीकंडक्टर को बेनिफिट करने के लिए, वो इंडस्ट्री को रेडी करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे धोलेरा के अंदर बहुत ही अलग अलग सब्सिडीज दी है। तो स्पेसिफिकली आप बात करो सेमीकंडक्टर के कोई भी प्लांट्स है या एंसिलरी कंपनीज है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन आप बोल सकते हो कि वो रेडी हो, वहाँ पे पूरा अप्रूवल्स हो चुके हैं। सो जैसे कि धोलेरा इज राइट नाउ इन अ वेरी लेट्स से इनिशियल डेवलपमेंट जोन। सो जैसे बोलते हैं धोलेरा स्मार्ट सिटी हम सुनते आ रहे बाय व्हेन डू यू थिंक द होल प्रोजेक्ट विल बी अप फॉर ग्रैब्स? मतलब इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी तब थी, अब महंगा हो गया है, एयरपोर्ट बनने वाला है, कनेक्टिविटी इज ऑलरेडी इन प्लान्स। कब तक ये ऐसा होगा कि जैसे हम सुनते हैं धोलेरा बन रहा है, गिफ्ट सिटी बन रहा है, बनेगा कब तक? वेरी डिफिकल्ट टू से, क्योंकि धोलेरा आप जैसे सोच रहे हो कोई एक सिंगल अपार्टमेंट या कॉलोनी नहीं बन रहा है, वो पूरा एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहा है। Right. सरकार, जैसे आप अहमदाबाद को देख रहे हो, इट्स अ फुल फ्लरिश्ड सिटी। आप देखो, आप निकोल से लेके आप शेला तक आप डेवलपमेंट देखो, Yes. जो पूरा स्पैन डेवलप हो चुका है, पूरा एरियाज, इतने सारे लोग रह रहे हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज, इतना सारा कॉमर्शियल, इतना बड़ा हब बन चुका है। तो धोलेरा पूरा ही वो लोग ऐसा एक हब बनाना चाहते हैं। अब धोलेरा के अंदर जो प्राइम फोकस है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का है। वी ऑल नो कि गुजरात के अंदर हमारे पास अंकलेश्वर वाला बेल्ट है जो बहुत ही इंडस्ट्रीज को फैसिलिटेट करता है। अपने पास जामनगर है जहाँ पे मोटा भाई ने बहुत ही बड़ा यूथ सेटअप किया है। बिल्कुल। हमारे पास राजकोट है जहाँ पे हर घर में इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे हर छोटा लड़का भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज से लगता हुआ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ नॉलेज रखता है, जहाँ Yes. कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए। तो ये जो इंडस्ट्रियल ओवरऑल डेवलपमेंट चल रहा है, हमारे पास बॉस इतना स्ट्रेंथ है कि हम लोग चाइना को पीछे छोड़ सकते हैं। हमारे पास इंडियंस के पास, जस्ट बिकॉज वी आर अ ह्यूज कंजम्पशन मार्केट, हमारे पास जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ा है। हमारे पास दिमाग है, लोगों के पास, वी ऑल हैव माइंड्स के जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ नया R&D करके प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास प्लस गुजरात गवर्नमेंट इज ऑलवेज फेवरिंग द इंडस्ट्रीज। आप कहीं पे भी आप देख लो, अगर कोई भी इंडस्ट्री नई आना चाहती है तो उसके लिए तुरंत ही स्पेसिफिक पॉलिसी वो लोग रिलीज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट देखते हुए गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगा कि एक स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल सिटी की ज़रूरत है, जहाँ पे एकदम प्रॉपरली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जहाँ पे पूरा ही सिटी फ्लरिश हो, इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ उसके लोग वहाँ पे रहने के लिए उनकी फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे कॉमर्शियल हब हो, वहाँ पे नॉलेज एंड IT का पूरा बड़ा सा हब हो, वहाँ पे स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन का भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सारे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए सरकार ने धोलेरा को स्मार्ट सिटी के तौर पर अनाउंस किया है। उसके डेवलपमेंट में इनिशियल फेज पे उन लोगों का प्लानिंग का जो भी टाइम लगा, जस्ट बिकॉज के पूरा सिटी डेवलप कर रहे हैं, पूरा 950 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, 950 स्क्वायर किलोमीटर विच इज डबल देन अहमदाबाद। राइट। आप समझ सकते हो कि जो अहमदाबाद से भी डबल डेवलपमेंट करने वाले हैं तो उसके लिए कितना टाइम। आज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना, एक बेसिक स्लोगन है। Yes. आज आप गिफ्ट सिटी को देख लो, गिफ्ट सिटी इतना, आप गिफ्ट सिटी के अंदर जाके आप देखो कौन सी ब्रांड्स वहाँ पे आ चुकी है। तो वो भी रातों रात नहीं हुआ है, उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है। इवन धोलेरा का थोड़ा ग्राउंड रियलिटी भी डिफरेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन करने के लिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज ग्राउंड लेवल पे भी आती है। तो ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं समय लगता है। बट आज की रियलिटी आप चेक करोगे तो वहाँ पे एयरपोर्ट के रनवेज रेडी हो चुके हैं, एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग्स रेडी हो चुके हैं। आप कनेक्टिविटी की बात करोगे तो अहमदाबाद से धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे पूरा रेडी हो चुका है, जिसका ओपनिंग कभी भी हो सकता है। Yes. आप नेक्स्ट वीक में भी उसका ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 100% वो पूरा यूज, उसका पूरा यूजेज स्टार्ट हो चुका है। और उसके बनने से आप सोचो भावनगर को कनेक्टिविटी मिल गई, जो लोग सारंगपुर हनुमान जाते हैं उसको कनेक्टिविटी मिल गई। आप मतलब पूरा का पूरा रीजन इतना सुपर सॉलिड डेवलप हो चुका है कि जहां हम लोग धोलेरा जाने के लिए 2 घंटा पूरा घूम के जाना पड़ता था, वहां पे आप 45 मिनट्स में आप धोलेरा पहुंच जाते हो। विच इज़ फैंटास्टिक। आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस, आई थिंक ये डेवलपमेंट एक सेगमेंट को लेके, जैसे स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी को लेके बहुत ही स्ट्रांग है। Yes, sir. बहुत स्ट्रांग पॉलिसीज आ रही है, बहुत स्ट्रांग स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट प्लान कर रही है। मैंने ये भी सुना था SG हाईवे को दे आर क्रिएटिंग अ नॉन पोल्यूटेंट जोन विच दे आर वर्किंग ऑन। वो जो पाथवे बनाया है जहाँ पे लोग सुबह आजकल जॉगिंग भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है सिटी को डेवलपमेंट डेवलप होता देख, जहाँ पे स्पेशली जैसे हम लोग इधर
स्टार्टिंग से हैं तो कहाँ देखा था, मतलब भोपाल भी ऐसा लगता था कि जंगल में जा रहे हैं, और आज भोपाल इज लाइक जस्ट 5-10 मिनट्स अवे। तो सिनेरियो को लेके इज अहमदाबाद इन द नेक्स्ट 5-10 years गोइंग टू बी लाइक अ मेगा सिटी? 100%। मेट्रोज ऑलरेडी आ चुकी है, मेगा सिटी तो 100% अभी भी है। मेट्रो सिटी और मेट्रो सिटीज़ में भी टॉप लीडिंग पोजीशन पर रहेगा अहमदाबाद, क्योंकि इतना सारा फोकस है। अहमदाबाद इज़ गेटिंग लाइक नेक्स्ट मुंबई। वो अब गुजरात से तो लोग माइग्रेट होके आ ही रहे थे। आप गुजरात के पूरा आप देखोगे, गुजरात के अंदर कच्छ से लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं, उत्तर गुजरात से आ रहे हैं, पाटन से आ रहे हैं, बनासकांठा से आ रहे हैं। आप साउथ गुजरात से भी देखो तो कहीं ना कहीं बिलीमोरा, नवसारी, वहाँ से लोग माइग्रेट होके जस्ट फॉर बेटर स्कोप्स। राइट, ये लोग तो आ ही रहे थे। रिसेंटली ऐसा सिचुएशन है कि पूरे इंडिया से लोगों को यहाँ पे कुछ ना कुछ, उनको बिजनेस ग्रोथ भी मिल रहा है, उनको स्टेबिलिटी भी मिल रही है, उनको सेफ्टी भी मिल रही है। उनकी बेटी रात को 2 बजे भी अगर कहीं पे बाहर घूम रही है तो शी इज वेरी मच सेफ कंपेयर टू अदर सिटीज। एब्सोल्युटली। तो ये सारे फैक्टर्स को देख के अहमदाबाद का, आप यू वोंट बिलीव इट कि ये मैंने जब परचेज किया था तब ये रेट पे परचेज किया था, आज 10 साल 15 साल के बाद ये रेट चल रहा है। यू विल बी अमेज्ड। आपको अभी जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप आंख बंद करके वो ले लो, क्योंकि 10-15 साल में आपके कहीं पे भी हाथ में नहीं आने वाली, ये सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाएगी। मैंने ये भी सुना है कि जैसे कॉमनवेल्थ 2030 तो डेवलपमेंट अब डबल स्पीड में होगा। सो विल दिस डबल स्पीड आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बाइंग रियल एस्टेट इन अहमदाबाद? और जो सेगमेंट अभी है जैसा चल रहा है वो एक स्लो ग्रोथ होगा या ऐसे ही कल से डबल? नहीं, कल से डबल तो नहीं होता। जनरल केसेस में आप कोई भी रियल एस्टेट का कोई भी एक केस स्टडी आप लोगे तो ग्रेजुअली बढ़ता है। कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल आई एम एन डेवलपर, तो मुझे अगर लैंड परचेज करना है, मैं लैंड परचेज करके मैं वहाँ पे पूरा वर्कआउट करूँगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिनूंगा, उसका कितना मुझे पर स्क्वायर फुट कितना रेट आ रहा है, और मुझे सेलिंग कितने में करना चाहिए, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट और ये सारे मेरे एक्सपेंसेस निकालने के बाद एक बेसिक प्राइस मेरा निकलेगा। अब जैसे जैसे जमीन के रेट्स बढ़ेंगे तो वैसे वैसे मेरा खुद का मेरा जो भी कॉस्ट है वो भी बढ़ता जाएगा। डे बाय डे लैंड कॉस्ट तो बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन रेट्स भी बढ़ रहे हैं। आप समझो, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि रातों रात डबल हो जाएगा, वो स्टेडी ग्रोथ ही है। बट हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वो स्टेडीनेस हम लोग मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूसरी फील्ड से बिलोंग करते हैं। हमको पता नहीं है कि आज लैंड का रेट क्या है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हम लोग रोज उसका कुछ ना कुछ अपडेट लेते नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं स्टेडी ग्रोथ ही रहता है। कुछ केसेस में ये चीज़ डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बात की कॉमनवेल्थ गेम्स, तो जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये स्पेसिफिक रीजन में हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं या यहाँ पे हम लोग होस्ट करने वाले हैं, तो वो एरियाज में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। राइट, वहाँ पे आप डबल तो नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं उसका जंप बहुत ही बढ़िया रहता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछने का ये था, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं कभी फ्रेंड्स फैमिलीज गेट टुगेदर में, कभी डिस्कस होता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स आने वाला है, तो ऐसा सुनने में आता है कि अगले 5-6 महीने में अगर कुछ फ्लैट परचेज करना है या लैंड परचेज करना है तो कर लो, फिर प्राइस ऐसा हो जाएगा कि तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा क्वेश्चन वही था, वो डबल का मीनिंग वही था कि ये अफोर्डेबिलिटी रेंज जो है ये एक सेगमेंट हाई होगा, वेयर एज इनकम रेंज तो उतना ही है। तो हाउ विल द पीपल एंड हाउ इज द सप्लाई, मतलब वो तो रहेगा पर ये मैच कैसे होगा? मैच तो जनरली आप अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच, हालांकि अहमदाबाद में हो जाता है जस्ट बिकॉज कि आप कहीं ना कहीं रहते हो, वहाँ से आप बेच के अगर मूव होते हो तो आपके पुराने एरियाज के भी आपको अप्रिशिएट होते हैं रेट्स, तो प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं वो मैच हो जाता है। अगर आप वही चीज़ किसी और फील्ड में आपने इन्वेस्ट किया है तो इट्स डिफिकल्ट टू मैच। मतलब अगर मैं आज जा रहा हूँ 2 करोड़ मुझे इन्वेस्ट करने हैं लैंड पे, तो मुझे ऐसा बोला जाता है कि अगले 5-6 महीने में कर लेना, वरना वो 2 करोड़ का तो नहीं रहेगा। 2 करोड़ का 3 करोड़ समझ सकते हैं, पर क्या वो 2 करोड़ का 5 करोड़ हो जाएगा? हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है। लुकिंग अपॉन द डेवलपमेंट, लुकिंग अपॉन द डिमांड। अब फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ गेम्स जहाँ पे आ रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारी इंक्वायरीज चल रही है, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे शिफ्ट होना है, काफ़ी सारे वहाँ पे होटल्स के इंक्वायरीज है। जस्ट बिकॉज कॉमनवेल्थ गेम्स अगर आ रहा है तो उससे पहले जो एथलीट्स होते हैं वो मिनिमम 1 साल 2 साल तक यहाँ का एनवायरमेंट समझते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पे डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो जो एरियाज पे गवर्नमेंट स्पेसिफिकली फोकस कर रही है वो एरियाज में देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप वो चीज़ डबल भी हो जाएगी, डबल से ऊपर भी निकल जाएगी। राइट, हाँ, तो रियल एस्टेट के अंदर आप जितना डिले करोगे उतना आपको डायरेक्ट लॉस हो रहा है। राइट, जैसे कि मैंने अभी हाल ही न्यूज़ में ये भी पढ़ा था कि आई थिंक अमिताभ बच्चन ओन्स अ पीस ऑफ लैंड इन गिफ्ट सिटी, व्हिच ही हैड इन्वेस्टेड अबाउट 15 years back. पर 15 years back तो गिफ्ट सिटी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट
सुनने में था कि कुछ बनेगा, पर ये जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ और जिस तरीके से उनका लैंड अप्रिसिएशन हुआ है, इट इज माइंड बॉगलिंग टू से। और अब जब इन्वेस्ट करने जाओ तो रेट्स ऑलरेडी हाई है। तो क्वेश्चन यही है कि 15 साल पहले ये कॉमन लोगों को पता नहीं था, या कॉमन लोगों ने ये प्रिडिक्ट नहीं किया था, एंड हाउ डिड ऐसा कुछ उनको स्पेशल इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली होगी ना? इट्स ऑल अबाउट विजन। काफ़ी सारे बेल्ट्स है, काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। धोलेरा की बात अगर मैं करूँ तो धोलेरा ऑलमोस्ट 2008 से प्रोजेक्ट चल रहा है। 2008 से सरकार कॉन्स्टेंटली बता रही है कि हम लोग यहाँ पे धोलेरा SIR रीजन डिक्लेयर करने वाले, यहाँ पे डेवलपमेंट करने वाले, स्पेसिफिक सिटी बनाने वाले। आई एम श्योर अबाउट गिफ्ट सिटी ऑल्सो, कि गिफ्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी बनने से पहले 2-3 साल पहले उन लोगों ने सबको बताया था कि भाई यहाँ पे गिफ्ट सिटी बन रहा है। इट्स ऑल अबाउट विजन। मुझे अगर मालूम होता कि गोल्ड या सिल्वर या ये प्राइस पे जाने वाला है तो मैं उसके पहले परचेस कर लेता, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास वो विजन नहीं था। मुझे अगर पता होता 2007-8 में, अगर आप 7-8 की बात करो तो सिंधु भवन पे 8,000 रुपए रेट चल रहा था, 8,000-7,000 पर स्क्वायर यार्ड। ठीक है, अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे 2 लाख 2.5 लाख रुपए पहुंचने वाला है तो मैं वो पहले परचेस कर लेता। इट्स ऑल अबाउट विजन। अगर मुझे लग रहा है कि सरकार ये या गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट यहाँ पे ला रही है, इट इज वेरी मच पोटेंशियल, ये जगह ये प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही आइडियल है, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में जरूरत है ये एरिया को, ये रीजन को। फॉर एग्जांपल धोलेरा की बात करते हैं तो धोलेरा के अंदर एक स्मार्ट सिटी का अभी गुजरात को जरूरत है। अगर लोग ये समझते, जो लोग ये समझते वो अभी इन्वेस्ट कर रहे। राइट। गिफ्ट सिटी के अंदर अगर अपने बात करें तो अगर जो बंदा ये जो इन्वेस्टर ये समझ रहा है कि यार ये IT हब जो बन रहा है यहाँ पे सही में ज़रूरत है, यहाँ पे सही में रिक्वायरमेंट है कि इतनी सारी कंपनीज आएगी, गूगल हो गया, IBM हो गया, ये सारे लोग कभी आपने सोचा नहीं था कि इंडिया के अंदर बड़ी सिटीज छोड़ के यहाँ पे आएंगे। तो जो बंदा ये समझ रहा है वो समय से पहले इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। बट जो ये नहीं समझ पाता है वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिस कर देता है। और गवर्नमेंट बताती है कि यहाँ पे आने वाला है, पर एक आम आदमी की सोच की तरह मैं बात करूंगा कि जैसे आपने मुझे आज बोला कि ये है ना यहाँ पे गवर्नमेंट डेवलप करने वाली है, गवर्नमेंट ने जस्ट अनाउंस किया है। अब नोइंग और बीइंग एन इंडियन और नोइंग हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, गवर्नमेंट अपना फुल फोकस देती है, आई एग्री, नथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बट एक आम आदमी की सोच ये ना कि यार कब होगा अप्रिसिएशन, कब करेंगे यार, कितना टाइम, इतना सालों लग जाएंगे, ये लग जाएंगे, इसीलिए शायद इन्वेस्टमेंट उनका वो विजन आता नहीं है, या वो तो वो वाला नॉलेज वो हम कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं लोगों में कि नहीं, दिस इज द परफेक्ट थिंग टू डू। इसके लिए तो अब कैसा है रोहन जी कि यू हैव टू डाइव डीप। जैसे गवर्नमेंट अगर कुछ भी प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर रही है तो गवर्नमेंट एजेंसीज ओपन है, आप वहां पे जाओ, इंक्वायर करो, आप पूछो कि क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, आज द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आप वहां पे ऑफिशियली उनको इंक्वायर करो कि आप यहाँ के लिए क्या क्या प्रोविजंस कर रहे हो। डिपार्टमेंट विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग दैट विजन, और मतलब जहाँ पे इंक्वायरी करनी है मैं जाके पूछ सकता हूँ, बता सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट क्लियर जवाब मिल सकते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस सिस्टम है? एग्जैक्ट प्रोसेस तो नहीं है, बट फॉर एग्जांपल गिफ्ट सिटी की बात करो तो गिफ्ट सिटी जब बन रहा था या जब डिक्लेयर हुआ तो गिफ्ट सिटी का एक बॉडी बना, राइट। तो आप वो अथॉरिटी में जाके इंक्वायरी करो कि आप क्या कर रहे हो, आपका विजन क्या है, आप क्या क्या प्रोविजंस कर रहे हो, क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हो, तो वो लोग आपको बताएंगे। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती है, दे आर आंसरेबल टू कॉमन पीपल। आप वहां पे जाओ, उनको इंक्वायरी करो कि सर आप यहाँ पे क्या क्या विजन लेके आप बना रहे हो, क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रही है, तो जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो लोग आंसर करेंगे 100%। अब उसको हम लोग कितना ग्रास्प कर रहे हैं, हम लोग हमारे अंदर कितना उतर रहा है, हमारे अंदर वो कितने हमको विजन आ रहा है कि ये चीज़ जो कर रहे हैं वो बहुत ही सही कर रहे हैं, ये चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है। तो वो बंदा अगर इतना प्रोसेस कर लेता है, इतना डीप डाइव कर लेता है, तो 100% उसको समझ में आ जाएगा, उसको विजन आ जाएगा। बट अगर सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल न्यूज़ से रिलाई करने के बाद आप सोचोगे कि मुझे करना चाहिए, तो दैट इज डिफिकल्ट। आपको वो रीजन पे जाना पड़ेगा, आपको आजू बाजू लोगों को मिलना पड़ेगा, अथॉरिटीज़ को मिलना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये इम्प्लीमेंटेशन को लेके कितना सीरियस है। जैसे धोलेरा था, धोलेरा का विजन आज तक लोगों को नहीं आ रहा था। 2015-16 तक मुझे याद है हम लोग मेरा तो खुद का प्लॉटिंग का स्कीम वहाँ पे, रेजिडेंशियल प्लॉटिंग का स्कीम है मेरा खुद का वहाँ पे, वी वर लाइक 2012 से वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके। अब 2015-16 में, 17 में, मुझे याद है 18 में भी जब मैं किसी को बात कर रहा था धोलेरा के बारे में तो दे वर वेरी मच नेगेटिव कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, वहाँ पे तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पर
बहुत लंबा हाँ time taking एग्जैक्टली process। नहीं हो रहा है वो भी था, और वहाँ पे कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पे सॉल्टी लैंड है। लोगों के दिमाग में ये मिथ था कि वो तो सॉल्टी लैंड है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकता था। हालांकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने ही एबीसीडी बिल्डिंग ऑलरेडी वहाँ पे बना दिया था। एबीसीडी यानी वहाँ पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा, वो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग था। वही लैंड पे वही उन्होंने कंस्ट्रक्शन करके पूरा रेडी कर दिया था। बट स्टिल लोगों के दिमाग में ये मिथ था कि धोलेरा में कुछ भी नहीं होने वाला है। तब से लेके आज तक मैंने मिनिमम 30 to 50 टाइम्स ग्रोथ देखा है। This is from 2018 to एग्जैक्टली 2026। नॉट इवन 2012। मैं 12 से लेके 18 की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं जब 18-19 में लोगों को मैं ये चीज़ दिखा रहा था, मैं जब लोगों को समझा रहा था कि ये अच्छी चीज़ है, मैं तब से मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं तब से लोगों को बता रहा हूँ कि ये अच्छा रीजन है, आप कर सकते हो। बट तब से लेके अभी तक ही मेरे इन्वेस्टर्स जितने भी मेरे साथ इन्वेस्ट किया है, उन लोगों को मिनिमम 30 से 50 टाइम्स ग्रोथ मिला है। सो मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे मैं आज अगर धोलेरा में इन्वेस्ट करता हूँ तो 2026 है ये, सो 2034 we take another 8 years। Do I see a big growth? 100%। एक्सपर्ट्स ऐसा क्लेम करते हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग सिटी के बाजू में अगर सिटी बनता है, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लो, आप मुंबई का एग्जांपल ले लो, तो देयर इज अ चांस कि जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिटी से भी ज़्यादा रेट्स वहाँ पे होंगे। धोलेरा के अंदर वो पोटेंशियलिटी है क्योंकि वो एग्जिस्टिंग सिटी अहमदाबाद के बाजू में अच्छे से डेवलप हो रहा सिटी है। अहमदाबाद वी कैन से डेवलप सिटी है, बट उतना अच्छे से जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जो स्पेसिफिक प्लानिंग होना चाहिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आगे। जैसे हम लोगों ने बात किया कि इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। उनको जब पता चला कि भोपाल इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम एरिया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की टीपी स्कीम्स, गवर्नमेंट के जोनिंग्स और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट आने से पहले डेवलपर्स ने वहाँ पे एक्शन चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने वहाँ पे, अब उसकी वजह से आप देखो रोड कहीं ना कहीं कैसा, गवर्नमेंट को खुद को ही अपना रोड कहाँ से कैसे निकालना पड़ा। भोपाल के अंदर अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं रोड नेटवर्क्स अब जाइए इतना पावरफुल नहीं है। तो ये सारी चीजें, ये सारी चैलेंजेस वहां पे फेस करनी नहीं पड़ रही है। आप गांधीनगर को देख लो, गांधीनगर इज अ वेरी प्लान्ड सिटी, पूरा एक स्क्वायर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो वो इट शोज के जहां पे गवर्नमेंट अगर प्लान करके डेवलप कर रही है तो वो अपने एंड से एकदम बेस्ट चीज करेगी, एकदम 100% उसको आउटपुट देगी। तो वैसा ही सेम डेवलपमेंट हम लोग धोलेरा में देख रहे हैं। राइट, सो एक प्लान्ड सिटी की तरह इसको, एक प्रोजेक्ट को सेटअप किया जा रहा है। एग्जैक्टली, विद द हेल्प आई थिंक गवर्नमेंट एंड द डेवलपर्स वर्किंग टुगेदर। नॉट एग्जैक्टली, बट यहाँ पे गवर्नमेंट का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टीपी स्कीम्स एग्जीक्यूट करने का, गवर्नमेंट का जो जनरल केसेस में यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और वहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जब तक गवर्नमेंट ने टीपी स्कीम्स ये सारी फाइनलाइज नहीं की थी, तब तक वो लोग डेवलपमेंट परमिशन नहीं दे रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट। और ये सारी चीज़ों की वजह से डेवलपर्स को कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड एक्शन प्लान करने को मिला है। डेवलपर्स को कहीं ना कहीं, जब तक गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन या प्लानिंग नहीं हो जाता, तब तक पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स और डेवलपर्स थे वो पूरे होल्ड पे थे। तो गवर्नमेंट को एक फ्री हैंड मिला था डेवलपमेंट के लिए। वो पूरा ही डेवलपमेंट करने के बाद, पूरा ही प्लान आउट करने के बाद अभी डेवलपर्स को वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। वहाँ पे अभी डेवलपर्स ड्यू डिलीजेंस और परमिशन लेने के बाद अभी एक्टिवली काम कर सकते हैं। सो प्रतीक भाई, अब लैंड पे आते हैं कि देयर इज अ पीस ऑफ लैंड। अब उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास आया कि ये जमीन पड़ी है, किसी को खरीदना है तो, या तुमको इन्वेस्ट करना है तो एज एन इन्वेस्टर व्हाट इज द प्रायोरिटी लिस्ट, या एक चेकलिस्ट होता है ना, जैसे कहीं जा रहे हो तो एक चेकलिस्ट बनता है पैकिंग में क्या क्या करना है। तो एक शॉर्ट एंड स्वीट चेकलिस्ट होता ही होगा। आप लैंड में इन्वेस्ट करते हो, जैसे आपने धोलेरा में जब लैंड देखा तो व्हाट यू हैड दैट विजन के यहाँ पे कुछ अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, विजन की बात हमने कर ली, वो क्लियर हो गया है। व्हाट अपार्ट फ्रॉम विजन इज रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन अ लैंड, और व्हाट डू यू सी इन अ लैंड बिफोर इन्वेस्टिंग? लैंड के अंदर बहुत ही सिंपल है। पहले का समय था जब रिकॉर्ड्स सब ऑफलाइन थे। लाइक 2000 से पहले के जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे ऑफलाइन थे। लेटली ऐसा हुआ है कि सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन हो चुके हैं। आप कोई भी लैंड, अगर लैंड का, जैसे अपने एक बेसिक सिंपल बात में अगर करूँ, जैसे आपका आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे ही लैंड का 7/12 होता है। गाम नमूना नंबर 7 बोलते हैं उसको। वो गाम नमूना नंबर 7 ऑनलाइन ही दिख जाता है। गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको दिख जाएगा। उसकी सारी अंदर जितनी भी लीगल डिटेल्स है, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स है, वो सारी ऑनलाइन दिख जाती है। यू हैव टू डू वन थिंग, आपको एक अच्छा लीगल बंदा पकड़ना है कि जिसको ये सारी चीज़ें समझ में आती है, जो ये सारी चीज़ें करता है, उसको आपको ये नंबर दिखाना है, ये सर्वे नंबर दिखाना है कि आई वांट टू परचेज दिस सर्वे नंबर। तो उसका जो भी ड्यू डिलीजेंस है वो आपको कंप्लीट करके देगा।
एक सेक्शन होता है रेवेन्यू सेक्शन, जहाँ पे वो जितनी भी लीगलिटीज़ है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में से वो चेक करवा लेगा या खुद चेक कर लेगा। दूसरी चीज़ होती है अपने को एक लीगल एडवोकेट चाहिए। लीगल हेल्प इसलिए कि वो ज़मीन वो आपको बेच रहा है, उससे पहले उसने कहीं और कुछ किया है या नहीं किया है, तो वो ड्यू डिलीजेंस वो एडवोकेट करते हैं। वो एडवोकेट आपका पेपर नोटिस बनाते हैं, एक लीगल आपका उसका पूरा का पूरा टाइटल रेडी करते हैं, ड्यू डिलीजेंस करते हैं। तो ये दोनों ड्यू डिलीजेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एडवोकेट के पास या आपको एक वकील के पास से भी आपको एक टाइटल क्लियर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और ऑन द सेम कॉन्ट्ररी आपको एक रेवेन्यू का भी एक टाइटल क्लियरेंस रिपोर्ट जो कलेक्टर ऑफिस अभी इशू करती है, तो वो भी या आप उससे टाइटल क्लियरेंस का इशू सर्टिफिकेट इशू करवा लो, या तो कोई जो भी ये बंदा काम कर रहा है या जो इसके अंदर एक्सपर्ट है उससे आप एक बार क्लैरिफिकेशन ले लो। तो ये दोनों एस्पेक्ट्स अगर आप क्लियर कर दोगे तो आपका एकदम स्मूथ प्रोसेस हो जाएगा। राइट। सो इन शॉर्ट हमको आपको पकड़ना पड़ेगा। यस, यू कैन से दैट। बट ये दोनों एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़मीन के अंदर लोग मैं आपको जैसे बात कर रहा हूँ, काफ़ी सारे केसेस ऐसे आपने भी देखे होंगे कि ज़मीन में कमाने की वजह काफ़ी सारे लोग फंस जाते हैं। हाँ, है ना। तो ये दो एस्पेक्ट्स अगर उनके क्लियर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, वो आई थिंक उसका एक टर्म है, वो लोचावाड़ी जमीन से। ये बहुत सुनने में आता है कि लोचावाड़ी से, और ऐसे बहुत सारे लैंड्स घूमते भी आई थिंक थ्रू एंड थ्रू, और कुछ होता है ऐसा। बट ये जो लीगलिटीज है, डिस्प्यूट्स, आई मीन आई एम श्योर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे एक प्रोडक्ट है, मैंने उसको खरीद लिया, मैं उसका ओनर बन गया, अब वो डिस्प्यूट कहाँ से आता? डिस्प्यूट जनरल केसेस में देखो दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आपका ड्यू डिलीजेंस क्लियर है, तो आप कहीं पे कोई भी प्रोसेस में नहीं अटकोगे। आपका जो बेसिक प्रोसेस रहता है वो, अगर आप फार्मर हो तो आप आपके नाम पे रजिस्टर्ड सेल डीड करवा सकते हो। अगर वो प्रोसेस आप फिनिश कर रहे हो तब तक के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो लीगल और रेवेन्यू एस्पेक्ट्स ही रहेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। अगर ये दो चीज़ आपकी स्ट्रांग होगी तो आपका 60-70% आपका लोड कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ है बेसिक मेंटालिटी। अब जैसे आपने परचेज किया है लैंड, वो अभी 5 लाख का है। अब आपका टर्म्स जो आपका सेल डीड का टर्म्स है वो 5 महीना या 6 महीना या 1 साल का है। अब 1 साल के अंदर अंदर आपका, जब तक आप सेल डीड तक पहुंचोगे तब तक उसका 5 लाख का रेट अगर 10 लाख हो गया। अब वो जिसने आपको जमीन बेचा है, अगर उसका माइंडसेट ही चेंज हो गया कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं आपका उसके ऊपर राइट एक खड़ा है। अब वो फार्मर मना कर रहा है कि नहीं मैं आपको नहीं बेचूंगा, तो उसके 2 ओनर्स हो गए अभी फिलहाल। आप उसके पार्ट ओनर हो गए और वो भी पार्ट ओनर हो गया। अब वो कोई और बंदा परचेस करेगा तो उसको ये समझ नहीं आएगा कि इसके अंदर ऑलरेडी 2 पार्ट ओनर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे डिस्प्यूट्स कहीं ना कहीं सिविल कोर्ट्स में जाते हैं या एफआईआर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स बन के। और जैसे ही माइंडसेट्स, अगर बंदे क्लियर रहेंगे, अगर बंदे साफ रहेंगे कि ये चीज़ मेरी नहीं है, मैंने बेच दिया है, तो ये डिस्प्यूट्स काफ़ी सारे 40% 40% वो डिस्प्यूट्स वहाँ पे भी आपका क्लियर हो जाता है। मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि 60-70% रेशियो जो है वो लीगल और रेवेन्यू पोर्शन क्लियर करता है कि आपके 2 चीज़, अगर 2 व्हील्स आपके कंप्लीट होगी तो आपकी साइकिल बैलेंस होकर चलेगी। 30-40% जो होता है वो आप किससे परचेज कर रहे हो, वो बंदा कैसा है, वो बंदा कमिटमेंट वाला है या कमिटमेंट में घूम जाने वाला है, या आप किससे परचेस कर रहे हो। आप जिससे परचेस कर रहे हो वहाँ कोई ना कोई बीच में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व है कि जो कहीं ना कहीं बात घुमा रहा है, आपसे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। कोई भी रियल एस्टेट के अंदर आप डील कर रहे हो उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैटर करती है। ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स बढ़ते रहते हैं। सो मेजरली डिस्प्यूट्स कोई लूपहोल की वजह से नहीं, इंटरनल मैटर्स की वजह से ही ज़्यादा होते हैं, इस व्हाट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि एक लैंड के 10 ओनर्स भी हैं, कहीं 20 ओनर्स भी हैं, जिसमें से आधे तो आधार कार्ड है पर इंसान है कि नहीं किसी को पता नहीं होता है। तो ये सारे डिस्ट्रप्शंस के लिए इज देयर अ गवर्नमेंट पॉलिसी और इज गवर्नमेंट डूइंग समथिंग फॉर इट कि ये सारे डिस्प्यूट्स ही ना हो, एक प्रोसेस जो है वो बहुत सिंपल हो जाए। मीन गवर्नमेंट अपनी तरीके से तो करती है, लेकिन कुछ लूपहोल्स तो होंगे जहाँ पे ये डिस्प्यूट्स आ जाते हैं। लूपहोल्स तो बहुत सारे हैं। प्रैक्टिकली इंसान इतना स्मार्ट हो चुका है ना, आप समझो रोहन जी के फॉर से एग्जांपल इतने जिसको काम बिगाड़ना है उसके पास 100 तरीके। समझ रहे हो। अब जैसे कोई एक जमीन है जो मैंने आपको बताया कि 5 लाख की थी, अभी 10 लाख आपका सौदा खत्म होते होते आपकी वही जमीन आपका 10 लाख का हो गया, इट इज ऑलमोस्ट डबल। अब फॉर से एग्जांपल आपकी बात के अंदर कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था जिसको ब्रोकरेज फॉर से एग्जांपल 25,000 रुपये मिल रहा था।
अब वो 25,000 उसको कहीं ना कहीं से नहीं मिला, राइट, या उसको जो कमिट किया गया था वो उसको नहीं मिला, तो वो 25,000 के लिए भी ये पूरी बात घुमा सकता है। ओके, तो ये इसका कोई लीगल प्राधान्य मेरे हिसाब से जो लॉज के अंदर जो सारी चीजें लिखी हुई है, अब लॉज के हिसाब से आपने भी अगर 1 रुपया भी उसको टोकन दिया है तो आप भी उसके पार्ट ओनर हो गए, तो आपका भी हित कहीं ना कहीं जाना नहीं चाहिए। लॉ तो ये चीज भी देखेगा कि आपका हित भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ना ही जो बेच रहा है उसका भी हित नुकसान नहीं होना चाहिए। Right. तो ये सारी चीजों को साथ में रखने की वजह से लॉ कहीं ना कहीं वीक हो जाता है। इसी वजह से अपने सिविल कोर्ट्स में बैक टू बैक मैटर्स चलती रहती है काफी सालों तक, जस्ट बिकॉज के आपने भी अगर 1 रुपया भी दिया है, लॉ ये नहीं देखता है कि आपने 10 की जमीन 5 की जमीन खरीदी थी, आपने 5 नहीं, आपने 4 नहीं, आपने 3 नहीं, आपने 1 ही रुपया दिया है, वो नहीं देखता है। वो ये देखता है कि आपने 1 रुपया दिया है तो उस पर एग्जैक्टली, तो आपका भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ ना कुछ राइट है। तो जब तक वो राइट क्लियर नहीं होता है तब तक वो मैटर चलती रहेगी, तब तक वो डिस्प्यूट चलता रहेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं लॉ को ये सारी चीज़ों का किसी ना किसी का हित वो मार नहीं सकता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स अपने आगे बढ़ते रहते हैं, खींचते रहते हैं। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बेसिक माइंडसेट हो गया है कि यार ज़मीन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। सर आपका ऐसा मानना है कि अगर लॉ में कुछ चेंजेस हुए, थोड़ा स्ट्रिक्ट और हो गया, तो ये इश्यूज कम होंगे? आई मीन देखो, जैसे आपने बोला इंसान स्मार्ट तो हो गया है, वो दूसरे तरीके से ढूंढ ही लेगा 100%। बट क्या थोड़ा सा फायदा या थोड़ा सा डिस्प्यूट का जो परसेंटेज है वो कम होगा? वेरी डिफिकल्ट टू से, बट वी डोंट वांट टू मेक एनी जजमेंट्स ऑन लॉ, ऑन द प्रिवेलिंग लॉ। बट द थिंग इज के लॉ में अगर फास्ट ट्रैक करने से कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जिसका सही में कुछ नुकसान हो रहा है तो उसको भी शायद, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज के कौन सही है। राइट, ऐसे सिनेरियोज में फॉर एग्जांपल आपने सही में आपका 5 रुपए की लैंड है, आपने ऑलरेडी 1 की जगह पे ऑलरेडी आपने 3 रुपया दे दिया है, बट वो 2 रुपया वो लेने के लिए एक्सेप्ट, मतलब वो लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था उस टाइम पे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जज। ये सारे केसेस बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही उसके प्रोज एंड कॉन समझना, उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं लॉ अपने वो प्रिसाइज करने से बेटर है कि अगर इंसान अपने हिसाब से प्रिसाइज रहेगा, अगर कोई भी डील मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आई मेक श्योर कि ड्यू टाइम या ड्यू पीरियड के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर मैं मेरा पेमेंट 100% पहुंच जाना चाहिए। कहीं ना कहीं पे भी अगर मेरा कमिटमेंट है तो कमिटमेंट गलत नहीं होना चाहिए। मेरा ड्यू डिलीजेंस ऑलरेडी एडवोकेट ने किया है, कुछ रेवेन्यू वाले ने किया है, तो मेरा प्रोसेस कहीं पे भी अटके नहीं, कहीं पे भी मेरा फाइल अगर मैं कहीं पे कुछ क्लियरेंस के लिए डाल रहा हूँ, अगर प्लान पास के अप्रूवल के लिए डाल रहा हूँ, अगर दस्तावेज के लिए डाल रहा हूँ, तो कोई भी एस्पेक्ट से वो रुकना नहीं चाहिए। तो आई मेक श्योर कि मेरा ड्यू डिलीजेंस क्लियर हो, मैं कहीं पे अटकूँ ही नहीं। मैं जिस बंदे से परचेज कर रहा हूँ वो बंदे ने ऑलरेडी 2-3 जगह अपनी सेल आउट की हुई है, गाँव के अंदर आई ट्राई, मैं कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ फाइंड आउट करवाता हूँ कि ये बंदा कैसा है, उसका नेचर कैसा है। मैं 2-3 लोगों को मैं साथ में रखता हूँ कि जो उनके लिए वाउच करते हैं। तो ये सारा ड्यू डिलीजेंस मैं करने के बाद मैं लैंड परचेज करता हूँ। अब जैसे मैंने लैंड परचेज की तो ठीक है, लैंड अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी फाइन, आई हैव पेड इट, आई एम द ओनर, सारा ड्यू डिलीजेंस हमने क्लियर कर दिया। अब मैं उस लैंड का सोल ओनर बन गया। अब मुझे उस लैंड के साथ क्या करना है ये भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा, वेदर आई वांट टू सेट अप अ कंपनी और अ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री। अगर वो इंडस्ट्रियल जोन है तो समझ में आता है कि वो इंडस्ट्री ही सेटअप होगा, बट अगर मुझे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स करना है या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करना है, या फिर आजकल वो नया वाला जो ट्रेंड है, नीचे कमर्शियल होता है ऊपर रेसिडेंशियल होता है, सो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। ये फैक्टर्स आर व्हाट? बेसिकली जब इन्वेस्टर कोई भी लैंड परचेज करता है तो वो एक हॉराइजन या कुछ विजन के साथ परचेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं धोलेरा में परचेज कर रहा हूँ तो मैं सोलली उसको परचेज करके रखने के लिए कर रहा हूँ कि जब डेवलपमेंट होगा, जब उसका डिमांड आएगा तब मैं उसको डेवलप करूँगा, या तब मैं कोई डेवलपर को उसको बेच दूंगा। वो मेरा खुद का मेरा विजन रहता है कि इफ़ आई वांट टू एस्टैब्लिश एज एन डेवलपर, अगर मुझे डेवलपर के तौर पे धोलेरा के अंदर एस्टैब्लिश होना है तो आई विल मेक श्योर कि मैं वहाँ पे आइडेंटिकल या उसके लिए आइडियल लोकेशंस में परचेज कर लूँ, और जैसे जैसे डेवलपमेंट नज़दीक आता जाएगा तब तब मैं सिंगल सर्वे नंबर या सिंगल फाइनल प्लॉट्स में उसको डेवलप करता जाऊँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपने साणंद के पास आपको पता ही है कि वहाँ पे 2 क्लब्स आ रही है, तो मैं वहाँ पे अगर मैं लैंड परचेज करूँगा तो मैं खुद के घर के लिए परचेज करूँगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे 2 क्लब्स आ रही है, 2 क्लब्स इतनी रेप्यूटेड क्लब्स, 2 या नहीं मेरे हिसाब से 3 आ रही है, स्पोर्ट्स क्लब भी आ रही है, तो अगर कर्णावती क्लब, राजपथ क्लब और अगर स्पोर्ट्स क्लब, ये 3 बड़ी बड़ी क्लब्स वहाँ पे लैंड एक्विजिशन करके इतना बड़ा डेवलपमेंट कर रही है, तो क्लब्स आर अ बिग फैक्टर कि जहाँ पे आजू बाजू में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। एग्जैक्टली 100%। अगर वो लाइफस्टाइल के अंदर इतना एड ऑन कर रहा है तो मैं वहाँ पे अगर मैं लैंड परचेज कर रहा हूँ तो मेरा विजन उसके लिए ऐसा होगा कि मैं फ्यूचर में अगर वहाँ पे सही में डेवलपमेंट हुआ, अगर इलाहाबाद के अंदर अभी अच्छे से
से अच्छे लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लब लाइफस्टाइल। राइट। तो अगर आगे जाके सही में ये सारे लोग वहाँ पे माइग्रेट हो गए अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कि भाई हमको क्लीन अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो मैं वहाँ पे अगर मैं लैंड परचेस करूंगा तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई रेजिडेंशियल पर्पस कि मैं वहाँ पे आगे जाके डेवलपमेंट रहेगा तो मेरे खुद के पास एक प्लॉट चाहिए कि जहाँ पे मैं अपना घर बना के रह सकता हूँ। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर के मैं कौन से लोकेशन पे ले रहा हूँ, कौन से विजन से ले रहा हूँ, ये सारी चीज़ों से वो कंक्लूजन पे आ सकता हूँ कि ये लैंड मैं किसके लिए ले रहा हूँ। सो मैं बोल रहा एक आम आदमी के लिए ऐसा लैंड परचेस करना हाउ बिग और हाउ यू नो कन्वीनियंट इट इज़ कि मैं आज एक लैंड जैसे फॉर एग्जांपल धोलेरा हो या गिफ्ट सिटी हो, मुझे पता है वो बड़े होने वाले पर एक लैंड जहाँ पे कोई आइडिया नहीं है कुछ होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसमें इन्वेस्ट करना कितना रिस्की हो सकता है? या लैंड जैसे यू डील इन लैंड्स, लैंड फॉर यू इज एग्जैक्टली लाइक अ गोल्ड माइन, वो खोदो सोना निकलेगा नहीं निकला, तो वो रिस्क फैक्टर कितना होता है एक लैंड में इन्वेस्ट करने का फॉर अ कॉमन पर्सन? એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં ગામમાં મારા ગામમાં જમીન લીધી છે, એ વર્થ 10 lakhs છે. હવે એનું અપ્રિસિએશન ક્યારે આવશે? કેમ કે ડેવલપમેન્ટ ત્યાં સ્લો છે, બધું સ્લો છે. અપ્રિસિએશન આવશે નહીં આવશે, ડેપ્રિસિએશન થશે, શું થશે? હાઉ વોટ ઇઝ ધ રિસ્ક ઇન્વોલ્વડ ઇન પરચેસિંગ અ લેન્ડ ફોર અ કોમન પર્સન? વેરી ગુડ ક્વેશ્ચન. તમે જે શબ્દ વાપર્યો ને, ધ વર્ડ યુ યુઝડ ડેપ્રિસિએશન, गुजरात के इतिहास में आप देख लो एक भी लैंड, नॉट अ सिंगल लैंड डेप्रिशिएट नेवर डेप्रिशिएटेड। ये एक ही चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे रेट्स कभी डाउन नहीं होते। सेकेंडरी गुजरात का अब मैंने काफ़ी डीप में सर्वे किया हुआ है। गुजरात एक बहुत ही बड़ा गोल्ड माइन है। गुजरात के अंदर आपने कहीं पे भी फॉर एग्जांपल आप रिसर्च करने के लिए आप देख लो, एक बार खाली स्टडी कर लेना कि जब कच्छ भुज में भूकंप आया था तब वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे थे, राइट, है ना। कमिंग डाउन द लाइन आप अभी 2026 में अपने बैठे 2001 में जब आप वहाँ पे अर्थक्वेक आया था तब के रेट्स आप कंपेयर कर लो और 2026 के आज के रेट्स आप कंपेयर कर लो, है ना। वहाँ पे कंडला का डेवलपमेंट आप देख लो, आप जामनगर में डेवलपमेंट देख लो, आप राजकोट में डेवलपमेंट देख लो, आप स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लो। वहाँ पे भी एक ही चीज़, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनने के कारण वहाँ के आसपास के रेट्स आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन। वो आप मिनिमम वहाँ पे 10 times 15 times आप लोगों को ग्रोथ मिला है। गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांस्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं हर एक स्पॉट्स पे कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आ रही है, बड़ा बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ डिक्लेरेशंस आ रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से गुजरात के अंदर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आपका डेप्रिसिएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, आपका अप्रिसिएशन आप सोच भी नहीं सकते उतना फास्ट होगा। तो मैं आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन करूंगा कि रिस्की तो बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अपने ने फैक्टर्स हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया कि ये ड्यू डिलिजेंस, आपका रेवेन्यू, आप किससे परचेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप देख के परचेस करोगे तो आपका रिस्क फैक्टर तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। और अप्रिसिएशन आपका 100% अश्योर्ड है कि कहीं ना कोई डेवलपमेंट फैक्टर आजू बाजू में आने की वजह से आपको एकदम इंस्टेंट जंप मिलेगा सर। सो बेसिकली इसको कंक्लूड करते हुए कि पैसा डालो, उगेगा, हाँ, कम उगेगा, ज्यादा उगेगा, पर उगेगा सही 100%। मतलब ये वो फर्टाइल लैंड है जहाँ पे आपने कुछ भी प्लांट डाला वो उगेगा जरूर, 100% वो फूल देगा, फल देगा, कितने सालों में देगा, कितना जल्दी देगा, ये वक्त बताएगा। 100%। मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने पिछले 15 साल 20 साल में एग्रेसिवली रियल एस्टेट किया है। मैं आपको एक केस स्टडी बताऊँगा जहाँ पे ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ माई डैड। उनके घर में खाने के लिए भी प्रॉब्लम था एक टाइम पे। उनका एक ट्रेंड था, उन्होंने 1985 से स्टार्ट किया था, 85, 90, 95 से उन्होंने एग्रेसिवली रियल एस्टेट थोड़ा स्टार्ट किया था। उस टाइम पे लैंड के रेट्स कुछ भी नहीं थे। अभी आप जो एक गाड़ी या बाइक परचेस कर रहे हो, बाइक के रेट में, मैं गाड़ी भी नहीं बोलूँगा, बाइक के रेट में वो लैंड परचेस करते थे, है ना। तो वो जो समय था उस टाइम पे उन्होंने एग्रेसिवली लैंड परचेस किया। बीच में उनका कुछ डाउनफॉल था, वो कोई और बिजनेस में थे, वहाँ से वो पैसा निकाल के यहाँ पे डाल रहे थे। बीच में उनका डाउनफॉल था, वो डाउनफॉल के अंदर उनको खाने की भी तकलीफ थी। बट बाय गॉड्स ग्रेस, वो ऐसा बोलते हैं, जब मैं उनके साथ बैठा था उन्होंने मेरे को ये शब्द बोले हुए हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस कि उस टाइम पे रियल एस्टेट का इतना अवेयरनेस नहीं था, लैंड का अवेयरनेस इतना नहीं था कि वो लैंड मेरी बिकी नहीं। प्रतीक भाई, वन मोर क्वेश्चन। मैं लैंड ली थी,
હવે 1-2 વર્ષમાં એનું ભાવ સારું થઈ ગયું. કમ્પ્લીટિંગ ઓલ લીગાલિટીઝ એન્ડ એવરીથિંગ, આઈ એમ ધી ઓનર, આઈ સેલ ધ લેન્ડ, આઈ અર્ન અ એક્સ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રોફિટ, આઈ પુટ ધેટ મની ઇન સમ અધર લેન્ડ, આઈ અર્ન પ્રોફિટ આઉટ ઓફ ધેટ, આઈ સેલ. આ બિઝનેસ જે છે, this business of earning profit from a land and then selling it and then keeping that profit, is it a legal business or 100% legal. there are legalities to be followed? બેઝિક લીગાલિટીઝ હું તમને જે આઈ એમ નોટ ટોકિંગ અબાઉટ કેશ પ્રપોર્શન, Yeah. બટ જે વ્હાઇટના જે અમાઉન્ટ તમે જે બી દસ્તાવેજ કરો છો, જે અમાઉન્ટ તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કમ્પ્લીટ કરીને તમે જે દસ્તાવેજ સેલ ડીડ એગ્રીમેન્ટ કરો છો, Right. એના પછી તમે જ્યારે વેચો છો તો એની પર તમને કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ આવે છે. તમે ઇન્કમ ટેક્સની અંદર કેપિટલ ગેઇન ટેક્સ તમે ભરી દો. 30%, 20% અલગ અલગ સ્લેબ્સ છે. લોંગ ટર્મ માટે અલગ છે, શોર્ટ ટર્મ માટે અલગ છે. તમે બેઝિક ટેક્સ તમે ભરી દો એટલે તમારું 100% લીગલ, 100% ક્લિયર. And a lot of people can do that business. 100%. Anyone can do that. Now if I come to people who believe in FDs, કે ના FD કરાવી દઈએ એ આવતું રહેશે, for people like these, what is the opportunity to invest in real estate? એફડીઝ બહુ જ ઇટ્સ વેરી મચ ટ્રેડિશનલ. એફડી એ તમને ઇન્ફ્લેશન સામે પ્રોટેક્શન પણ નહીં આપી શકે. પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ જે ઇન્ફ્લેશન રેટ છે અને એફડીની અંદર જે તમને રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ થઈ રહ્યું છે એની અંદર તમને એ આવનારા ઇન્ફ્લેશનની અંદર તમને એ પણ કવર નહીં આપી શકે. એટલે એફડીઝ આર વેરી મચ ટ્રેડિશનલ. એફડી એટલે એક એવી વસ્તુ છે કે તમારે એક સિક્યોર્ડ ફંડ તમારી કોઈક અર્જન્ટ નીડ્સ માટે રાખવું હોય તો યુ કેન ગો ફોર એફડીઝ, ઓર યુ કેન પરચેસ, તમે ગોલ્ડ એનું પરચેસ કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે એક અર્જન્ટ રિક્વાયરમેન્ટ માટે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 2 લાખ કે 5 લાખની જરૂર પડવાની છે ગમે ત્યારે, તો એ 2 લાખ કે 5 લાખ હું એફડીની અંદર મૂકું તો ઇટ્સ વેરી મચ ગુડ. પણ એનાથી વધારે અમાઉન્ટ હું જો એફડીની અંદર ઇન્વેસ્ટ કરીશ તો ઇટ્સ વેરી મચ ટ્રેડિશનલ અને મને બહુ જ બેઝિક એની અંદર મને ઇન્ફ્લેશન સામે પણ હું કહું છું એ પ્રમાણે તમને પ્રોટેક્શન નહીં આપી શકે. અને આઈ ઓલ્સો ફીલ અગેન એઝ અ નોર્મલ પર્સન કે મને આજે આટલા રૂપિયા નાખવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ હેવ એન એક્સ અમાઉન્ટ, આઈ વોન્ટ ટુ પુટ, આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્વેસ્ટ વિદાઉટ હેવિંગ એની નોલેજ ઓફ લેટ્સ સે લેન્ડ ઓર એની constructed building or anything. Okay, I feel genuinely what I feel is કે at a click of a button I can invest in gold, stocks, silver, ETFs, any NFTs. હું નાખી શકું છું પૈસા એટ અ ક્લિક ઓફ અ બટન એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી હેસલ ફ્રી. અત્યારે એવરીબડી હેઝ અ સ્માર્ટફોન એન્ડ એટલા બધા એપ્સ આવી ગયા છે, એટલા બધા વેઝ ઓફ કમ્યુનિકેટિંગ. એક ક્લિક કર્યું, પૈસા ગોલ્ડમાં જતા રહ્યા. યુ હેવ ડિજિટલ ગોલ્ડ એન્ડ ડિજિટલ સિલ્વર એન્ડ એવરીથિંગ. ધ ઓનલી રીઝન આઈ ડોન્ટ પુટ ઇન રિયલ એસ્ટેટ ઓર લેન્ડ ઇઝ because of the process. How do you change my mindset depicting that if that X amount I come to you as a friend કે પ્રતિકભાઈ નાખવાનું છે, હું વિચારું છું ગોલ્ડમાં નાખી દઉં. How do you convert me and convince me rather કે the appreciation that I get from gold, which will not cover up the thing, as we discussed, to real estate માં નાખ કે તું લેન્ડમાં નાખ. How would you convince me, or how would you change my vision? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है. मैं एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे के साथ बैठा था. ही वॉज वेरी मच एक्सपीरियंस्ड. उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि प्रतीक, तेरे पास 2 ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि तू पैसा डालेगा, वो तेरा पैसा कॉन्स्टेंटली बढ़ता जाएगा, या स्टेडी ग्रोथ मिलेगा, या अच्छा ग्रोथ मिलेगा. और एक दूसरी चीज़ है कि जहाँ पे यू हैव 0.0001% चांस कि तेरा पैसा डाउन भी जा सकता है. आप मुझे बताइए, आप क्या प्रीफर करेंगे? जो ज़्यादा रिटर्न देगा. रिटर्न एटलीस्ट 0.01% चांस तो नहीं होगा जहाँ पे माइनस हो रहा है. राइट. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, जहाँ फॉर एग्जाम्पल यूएस के प्रेसिडेंट है या यूके या कहीं पे कोई और बंदा अगर एक्स पार्टी कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा है और आपका पैसा डाउन जा रहा है, राइट, है ना. कहीं और वर्ल्ड के अंदर कोई भी कोने में वॉर हो रहा है, आपका पैसा डाउन जा रहा है. कौन सा फैक्टर कहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है आपको भी पता नहीं है, और आपका पैसा डाउन जा रहा है. अब आप खुद समझिए कि ये चीज़ अगर आप फ्रेशली इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसी चीज़ में डालो कि जहाँ पे आपके हाथ में कुछ भी कंट्रोल नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, आपका पैसा डाउन जाएगा, अप जाएगा, आपके पास कोई कुछ भी पकड़ नहीं है. आप उसमें पैसा डालोगे या उसमें डालोगे कि जहाँ पे आपका ग्रोथ कन्फर्म्ड है, भले स्टेडी हो रहा है या फास्ट हो रहा है, बट ग्रोथ कन्फर्म्ड है, डाउन तो नहीं जाने वाला है. तो आप खुद क्या प्रीफर करोगे?
स्टडी ग्रोथ। एग्जैक्टली सर। तो यही माइंडसेट है, काफ़ी सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट्स में पैसा बनाया है, काफ़ी सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं, काफ़ी सारे कुछ बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। पैसा बनता है, पैसा हर चीज़ में बनता है, बट आपको ये समझना है कि उसमें आपका नेगेटिव जाने का कितना चांस है। राइट। एट द सेम टाइम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शेयर बाजार के अंदर कुछ भी, कोई भी बड़ा ड्रॉप आ सकता है, कोई भी डाउन जा सकता है मार्केट। तो ये सारे फैक्टर्स आपको दिमाग में लेके चलना है। अब आप कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, गोल्ड। अब गोल्ड ऐसी चीज़ है कि गोल्ड भी अप्रिशिएटिंग एसेट है, कहीं ना कहीं वो भी डाउन जाता है, कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वो प्लस माइनस चलता रहता है, बट गोल्ड बहुत ही सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। बट गोल्ड का एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है कि ईजी लिक्विडिटी। आपको अगर आज तकलीफ हो रही है कुछ ना कुछ चीज़ों की वजह से, आप इंस्टेंट उसको बेच सकते हो। वो एसेट को आप तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो। वेरएस ज़मीन के अंदर, लैंड के अंदर या रियल एस्टेट के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप उसको प्लान आउट करते हो, अगर आपको आज कुछ तकलीफ पड़ी है, अगर आपको आज कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो वो पैसे की ज़रूरत की वजह से आप गोल्ड तुरंत ही बेच दोगे। बट आप ये चीज़ रियल एस्टेट में नहीं कर सकते हो। रियल एस्टेट के अंदर अगर आपको कोई चीज़ बेचनी है तो इट टेक सम टाइम। वो टाइम निकलते निकलते देयर इज अ चांस कि आपकी लिक्विडेट पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो तकलीफ थी वो खत्म हो गई है और आप वो नहीं बेचोगे। वही चीज़ रखने के बाद आपको 5 साल, 7 साल, 10 साल के अंदर आपको उससे 10 टाइम्स भी ज़्यादा ग्रोथ दिला सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से गोल्ड से कहीं ना कहीं एक स्टेप मेरे हिसाब से रियल एस्टेट बेटर है। दूसरी चीज़, गोल्ड का अगर आप फैक्टर देख रहे हो तो गोल्ड कहीं ना कहीं वो आपको एक स्टेडी ग्रोथ देता रहता है और बहुत ही कम चांस आते हैं कि 10 साल 12 साल में एक अच्छा जंप गोल्ड लेता है। 10-12 साल के अंदर शायद एक आध बार वो जंप लेता होगा। रियल एस्टेट में पूरा सिनेरियो अलग है। रियल एस्टेट के अंदर अगर आप अच्छे एरियाज, अच्छे गवर्नमेंट जहाँ पे इंटरेस्ट लेके काम कर रही है, जहाँ पे डेवलपर्स इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा है, अगर आप वहाँ पे लैंड अगर आप परचेस कर रहे हो या आपने लैंड परचेस की, उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया या गवर्नमेंट ने कोई डेवलपमेंट प्लान सैंक्शन कर दिया, तो वो जंप आपको 10 साल की जगह 2 साल में मिल जाएगा। तो रियल एस्टेट के अंदर ये बहुत सारे फैक्टर्स है जहां पे आपको ग्रोथ फटाफट लाने के फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। डाउन तो जैसे आपने बात किया कि डाउन जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे हिसाब से गोल्ड और स्टॉक से ज्यादा स्टेबल और ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला फैक्टर रियल एस्टेट को बनाता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर गोल्ड और रियल एस्टेट स्पोर्ट्स में होते तो एक लॉन्ग जंप है, एक हाई जंप है। हाई जंप है, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सही बात है, ऐसा बोल सकते हैं। रियल एस्टेट के अंदर आप 100% उसको लॉन्ग जंप बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट डेवलपमेंट्स, गवर्नमेंट के ने कुछ ना कुछ सैंक्शन किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग जंप्स देखने को मिले हैं। आप वही एरियाज़ के अंदर आप धोलेरा को इंक्लूड कर सकते हो, गिफ्ट सिटी को इंक्लूड कर सकते हो, इवन साणंद वाला जो रीजन है जहाँ पे अहमदाबाद के रेप्यूटेड क्लब्स आने की वजह से वहाँ पे लोगों को 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। और अभी पूरा अहमदाबाद अपना सेकंड होम या तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए वहाँ पे लैंड या प्लॉट ढूंढ रहा है। तो इस हिसाब से 100% रियल एस्टेट आप लॉन्ग जंप कंसिडर कर सकते हो, और वो मेरे हिसाब से गोल्ड और स्टॉक्स, ये सब चीज़ों को छोड़ के सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से रियल एस्टेट है। एक इसी से जुड़ता सवाल भी है मेरा कि जैसे मैं लैंड में, आपने बोला इन्वेस्ट करो, वो टाइम लगेगा, उसका अप्रिसिएशन आएगा तो मैं करूँ, लेकिन अगर मुझे इमरजेंसी है तो व्हाट इज़ माय नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन, मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे हम लोगों ने पहले भी एक बार डिस्कस किया कि आपका जो भी इमरजेंसी फंड रहता है वो आप एफडी या गोल्ड के अंदर आप डाल सकते हो। वो आपका स्पेसिफिक, आपको आपकी लाइफ कैसे प्लान करनी वो आपके ऊपर है। आपकी इमरजेंसीज पिछले 10 सालों में कितने हद तक आई है, कितने लेवल तक आई है, तो यू कैन डू वन थिंग, आप अपना इमरजेंसी फंड कहीं साइड में एकदम सिक्योर्ड रख सकते हो कि इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग तो वो फंड आप तुरंत ही यूटिलाइज कर सकते हो। इमरजेंसी फंड होना चाहिए 100%। ये आप रियल एस्टेट जो अपने बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एट ऑल लिक्विड फॉर्म। वो आप ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा कल आपकी चीज़ बिक जाएगी। जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रोएक्टिवली काम कर रही है, वो चीज़ आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी, वो तुरंत लिक्विडेट हो जाती है। बट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर कि आप महंगी चीज़ ले रहे हो तो तुरंत लिक्विडेट हो जाएगी, अगर आप नहीं महंगी चीज़ ले रहे हो तो लिक्विडेट होने में थोड़ा समय लगेगा। बट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट का ये ड्रॉबैक रहेगा कि वो तुरंत लिक्विडेट नहीं होगा। तो आपको कहीं ना कहीं इमरजेंसी फंड या आपका कुछ स्पेयर फंड आपको रखना ही चाहिए, जो मेरे हिसाब से एफडी या गोल्ड इज़ अ गुड ऑप्शन, कि जो कॉन्स्टेंटली आपका धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहा है, बहुत ही कम अप्रिशिएट हो रहा है, बट वो आपका तुरंत लिक्विडेट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से स्पेयर फंड रखना ज़रूरी भी है। और रियल एस्टेट, बाकी का जो भी पैसा अगर बच रहा है आपके पास, तो वो आपको एग्रेसिवली रियल एस्टेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। राइट। और रियल एस्टेट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पैसिव इनकम। ये मिथ होता है ना कि हाँ, ज़मीन का ले बेच करेंगे वो पैसिव इनकम होगा, पर उसमें टाइम जाता है।
सो कैन इट, बिकॉज बहुत लोग ये करते हैं एज सेकेंड बिजनेस के, ज़मीन ली बेची, उसमें से प्रॉफिट कमाए, पर उसमें बहुत टाइम जाता है. सो कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ पैसिव इनकम और इट इज़ आइडियली नॉट अ पैसिव इनकम? सी फर्स्ट ऑफ ऑल पैसिव इनकम, अगर आप कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल अगर आप एक्स्ट्रा चीज़ें परचेज कर रहे हो तो यू कैन रेंट इट आउट. वहाँ से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो जहाँ पे आपको एप्रिसिएशन थोड़ा लैंड के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलेगा, बट वो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करके दे देगा. वो अगर आप लैंड की बात कर रहे हो तो वो प्योरली बिजनेस है. अगर आप उसको इनफ टाइम नहीं दोगे तो आप उतना ईजिली फ्रीक्वेंटली आपको सेल और परचेज नहीं कर पाओगे. अगर आप उसको उससे अगर आपको पैसिव इनकम जनरेट करना है तो वो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होगा. अगर आप चीज़ परचेज कर रहे हो, अगर वो प्रॉपर आजू बाजू आप मार्केट के अंदर आप बैठे हो, आप आजू बाजू कॉन्टैक्ट्स बना के रखे हो, तो आपका वो लिक्विडेट हो जाएगा. वो आप उसको पैसिव इनकम आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते. वो आपने परचेज किया था, आपने एसेट परचेज किया था, वो एसेट आप बेच रहे हो और उसका मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली आपको चीज़ मिल रही है, आपको रेट मिल रहा है, तो वो आपका एक बेसिक आपका प्रॉफिट होगा. बट वो पैसिव इनकम आप लैंड में से जनरेट नहीं कर पाओगे. एक बहुत इमोशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन आया है कि एक इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट इन लैंड, हाउ इमोशनल इज इट टू इन्वेस्ट इन अ लैंड, टू गेट इट वेरी करेक्टली, कि एक इन्वेस्टर के माइंडसेट के हिसाब से लैंड में इन्वेस्ट करना कहाँ तक इज़ अ करेक्ट स्ट्रैटेजी ऐसा? क्योंकि बहुत होता है ना कि जैसे है कि कब बढ़ेगा, कब आएगा, मैं उस एज में क्या कर रहा हूँगा, या बहुत सारा एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर रहता है, बैक ऑफ द माइंड रहता ही रहता है. तो उसको टैकल करने के लिए क्या करें? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मुझे पता है कि ये लैंड में करूँगा तो 4-5 साल में बढ़ जाएगा, ये लैंड में करूँगा तो 10-12 साल में पड़ेगा, जब मैं 36 का हो जाऊँगा या फिर मैं जब 42 का होऊंगा या जब मैं रिटायर हो जाऊँगा तो मेरे पास करोड़ों रुपए होंगे. ये सब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ पर्सन टू डिसाइड ऑल दीज फैक्टर्स? इट्स वेरी सिंपल फॉर मी. मेरे पापा ने मुझे ये समझाया था कि तू ज़मीन का टुकड़ा खरीद रहा है, समझ रहे हो, इट इज़ वेरी मच स्कैर एसेट. अभी आप जो चाहे वो कॉमोडिटी आप बना सकते हो, आप जो चाहे वो कंपनी बना सकते हो, जो चाहे वो प्रोडक्ट बना सकते हो, बट आप ज़मीन नहीं बना सकते हो. इट इज़ वेरी मच लिमिटेड. और हम लोग बीइंग अ हिंदू, हम लोग हिंदू रिलीजन से है तो हम इसको धरती माँ बोलते हैं, राइट, है ना. तो जब आप इमोशनल फैक्टर की बात कर रहे हो तो मैं अगर ज़मीन का टुकड़ा खरीद रहा हूँ तो मैं धरती माँ का एक टुकड़ा मैं परचेज कर रहा हूँ, तो इट इज़ वेरी मच इमोशनल. मेरे लिए वो बहुत ही गर्व की बात है कि मैं ये यहाँ पे मैं ज़मीन पे जब मैंने जन्म लिया तो ये एक लैंड पार्सल मेरे खुद का हो गया. जब मैं उसको परचेज कर रहा हूँ तो मैं एक ज़मीन का टुकड़ा, मैं मेरे लाइफ में से मेरी हार्ड अर्न मनी में से मैं वो लैंड का टुकड़ा मैं परचेज कर रहा हूँ. और मेरे फादर ऐसा बोलते थे कि वो लैंड का टुकड़ा अगर तूने परचेज किया तो तू जीवन में कभी लॉस में नहीं जाएगा. उन्होंने मुझे ये इमोशनल फैक्टर, मुझे वो ये लैंड के साथ मुझे अटैच कर दिया था कि तू अगर ज़मीन का टुकड़ा परचेज कर रहा है तो तू जीवन में कभी माइनस में नहीं जाएगा. वो तुझे कहीं ना कहीं 2 पैसा कमा के ही देगा. कहीं पे कोई भी सिचुएशन में ऐसा नहीं आएगा कि वो चीज़ तुझे जल्दी में बेचनी पड़ी या कुछ नुकसान हो गया या ये हो गया या वो हो गया. ये चीज़ तुझे कहीं ना कहीं 2 पैसा तूने जो परचेज किया उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा प्लस दे के ही जाएगा. सो हर टुकड़ा जो ज़मीन का है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू 100% और वो बढ़ेगी, 100% बढ़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी स्कैर्स, मतलब वो स्कैर्स कमोडिटी या स्कैर्स एसेट है. आप जैसे हमने बताया कि लैंड प्रोड्यूस तो हो नहीं सकता. एग्जैक्टली वो कुदरत चाहे तो भी वो चीज़ अभी एक्स्ट्रा बना नहीं सकती. जो बन गया है वो बन गया है. तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं, और हमारा बीइंग फ्रॉम इंडिया, बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया, जब हमने बताया कि ऑलरेडी पॉपुलेशन इतना ओवर बढ़ रहा है, हर किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेटअप करने के लिए कुछ लैंड का टुकड़ा चाहिएगा ही. उसके अलावा अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है. आप वर्टिकल डेवलपमेंट कितना भी कर लो, बट कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टली भी आगे बढ़ना ही पड़ेगा. तो ये फैक्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हिसाब से अहमदाबाद बढ़ रहा है, इट इज एक्सपांडिंग वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, आई वुड एग्री. बोथ वेज, यस. कंपेयरिंग सिटीज, जैसे मुंबई हो गया, बैंगलोर अगेन आईटी हब, जो मेरे को लग रहा है कि अब गिफ्ट सिटी हो जाएगा, अहमदाबाद एज अ लैंड, ये तीनों जगह की लैंड, विच आई गेस लैंड का जब नाम लेते हैं तो ये 3 सिटीज़ का दिमाग में आता ही आता है. कंपेयरिंग इन द नेक्स्ट 10 years,
According to you, which cities would you rate as in the highest land opportunities? Ahmedabad, Mumbai, Bangalore. See, talking about different cities, I don't have much experience in Bangalore or Mumbai, but वहाँ के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं. With the prices. I agree, but I just want to talk on the drawbacks. क्योंकि क्या कैसा रहता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे बैठे हो, अगर आपको मुंबई में कुछ भी काम करना है, आपने लैंड पार्सल लिया, तो आप खुद सोचो कि आपको कितने ड्रॉबैक्स आएंगे वहाँ पे, और कितने सारे न्यूसेंस है कि जो आपको तुरंत ही फ़ोन आ जाएगा कि ये हो गया वो हो गया, आपको इतना देना पड़ेगा. तो देर आर डिफरेंट ड्रॉबैक्स के जहाँ पे आपको पूरे इंडिया के अंदर कुछ ना कुछ न्यूसेंस एक्टिविटीज़ चलती रहती है. कहीं ना कहीं आप किसी के वॉच लिस्ट में आ जाते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके लॉज इतने डिफ़िकल्ट है, कहीं ना कहीं उधर का सिस्टम हमको मालूम नहीं है. तो ये सारी चीज़ें आप सेफ्टी और सिक्योरिटी की आप एंगल से सोचोगे तो गुजरात से ज़्यादा सेफ और सिक्योर स्टेट पूरे इंडिया में कहीं नहीं है. दूसरी चीज़, मुंबई वॉज वेरी मच ग्रेट हब. जब आज से 5 या 10 साल पहले जब बहुत ही बड़ा हब वो बन चुका था, इट इज़ राइट नाउ ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, वी एग्री ऑन दैट. बट वो 10 साल पहले का जो सिनेरियो था वो अभी नहीं है. अभी सब जगह से जितने भी लोग, अगर आप कहीं यूपी या बिहार में कोई बंदा बैठा है उसको पूछोगे कि यार तेरे को अगर माइग्रेट होना है तो तू कहाँ होगा, तो उसका पहला प्रेफरेंस गुजरात होगा, क्योंकि उसको यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाती है. अगर वो बंदा यहाँ पे आके कुछ भी काम कर रहा है, कुछ भी स्किल्ड लेबर बन रहा है या छोटा मोटा कुछ अपना शॉप चला रहा है, तो वी आर वेरी मच ओपन फॉर आउट स्टेट बिजनेसेस. आप मुंबई के अंदर देखोगे तो कांस्टेंट मराठीज के भाई नहीं यार ये मराठी यहाँ पे बोलना चाहिए, वहाँ पे बोलना चाहिए. हम गुजराती इतने पहले से सरल है, किसी को भी हम लोग मना नहीं करते, जो भी आ रहा है खुद का धंधा कर रहा है. वी आर वेरी मच साइलेंट एंड सिक्योर्ड पीपल कि हम लोग, वी आर ओपन कम्युनिटी, आप आओ बिजनेस करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है. ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद प्रैक्टिकली गुजरात बहुत ही ज़्यादा सेफ और सिक्योर्ड है. अगर आप अपना पैसा डाल रहे हो, अगर आप अपना हार्ड एंड मनी डाल रहे हो, तो आप ये सारे न्यूसेंस में जाना पसंद करोगे या सेफ और सिक्योर के आपके कुछ भी परचेस किया, कोई चिंता नहीं, अच्छा सा पड़ा हुआ, आपने सारे ड्यू डिलिजेंस किए, क्लियर है, आप परचेस करके रखो, आपको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत होकर आप सो जाओ, तो आप प्रैक्टिकली गुजरात ही प्रेफर करोगे. तो ये सारे फैक्टर्स अहमदाबाद को मुंबई और बैंगलोर से थोड़ा एक स्टेप थोड़ा हायर वो उसको प्रेफरेंस देते हैं. मेरे हिसाब से मुंबई और बेंगलोर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पे भी हो रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज वहाँ पे भी प्रीफर कर रही है. बट लेटली 10 साल से ट्रेंड थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है और यही सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं अहमदाबाद. तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपको थोड़ा सा सुप्रीमेसी मिल रहा है. मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे अहमदाबाद डेवलप हो रहा है, नॉट ओनली अहमदाबाद, आई मीन गिफ्ट सिटी आ गया, धोलेरा आ गया, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर वर्किंग, सो इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू अ गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल, स्किल्ड अनस्किल्ड, यू नो. जहाँ लेबर हो गया तो लेबर वर्क हमारे यहाँ बहुत सारा होता है. कि आप आजकल अहमदाबाद में घूमो तो नाउ यू सी लेबर कॉलोनीज डेवलपिंग, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है उसके बाजू में एक लेबर कॉलोनी डेवलप हो ही जाती है. बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अगेन यहाँ पे आ गया है. तो will there be a time where Ahmedabad, as in this region, will be considered as the capital of India? 100% सर, 100%. वो समय दूर नहीं है. आप जो बोल रहे हो दैट इज़ अ फुल इकोसिस्टम. आप समझो, अगर कोई बंदा यहाँ पे स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर या कुछ भी एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके बाजू में कुछ कॉलोनी डेवलप्स होगी, मतलब कॉलोनीज डेवलप होगी, जैसे आपने बताया कि बाजू में ही ये होता है. अब जब कॉलोनी डेवलप हो रही है तो उसके नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कॉमर्शियल शॉप्स भी चलेंगे. अगर कॉमर्शियल शॉप्स चल रहे तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानीपुरी वाले के लिए भी स्कोप है, या खाने पीने वाले के लिए भी स्कोप है, या पाव भाजी वाले के लिए भी स्कोप है. तो ये सारी चीज़ें पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है जो एक चीज़ सारे के सारे फैक्टर्स को डेवलप करते हुए मतलब पूरा खींच के यहाँ पे लेके आ रहा है. तो ये खिंचाव जो पिछले 10 साल पहले जो बड़ी सिटीज़ का, जो डिफरेंट सिटीज़ का था, वो पिछले 10 सालों से कॉन्स्टेंटली अहमदाबाद की तरफ बढ़ रहा है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट अहमदाबाद, उसमें अहमदाबाद के अंदर अहमदाबाद और गांधीनगर अभी लेटली एक ही पोर्शन हो गया. इट्स ऑलरेडी कनेक्टेड. उसकी बाउंड्रीज ऑलमोस्ट सुना भी है कि दे आर नाउ गोइंग टू मर्ज इट आल्सो. 100%. मतलब जैसे अभी वो सेंट्रल एरिया बोलते हैं वस्त्रापुर ये है, वैसे ही वो 16 और वो सेंट्रल हो जाएगा. हो सकता है. हाउ ट्रू इज दिस? नहीं सर, गवर्नमेंट डिक्लेरेशन ऑफिशियली तो कुछ है नहीं, बट प्रैक्टिकली आप जब उसकी बाउंड्रीज को देखोगे तो देयर ऑलमोस्ट बाउंड्रीज मर्ज हो चुकी है. बाउंड्रीज तक पूरा डेवलपमेंट, मतलब फ्लाईओवर क्रॉस करके गांधीनगर में. एग्जैक्ट. दूसरी चीज सर, वो पूरा फ्लाईओवर पे आप क्रॉस करोगे, वहाँ पे आपको कोई भी हाईवे के पैरेलल हाईवे के साइड में आपको कोई भी लैंड पार्सल खाली नहीं मिलेगा.
राइट पूरा लीनियर डेवलपमेंट हो चुका है। मतलब जो लोग अहमदाबाद और गांधीनगर फ्रीक्वेंटली आना जाना रहता है, वो लोग सब वहाँ पे मतलब पूरा का पूरा रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो चुका है, कॉमर्शियल एरिया डेवलप हो चुका है। तो पूरा एक ही मतलब पूरा बाउंड्रीज तो पूरी कुछ बाउंड्री जैसा कुछ रहा नहीं है, तो पूरा एक ही पार्ट हो गया है। तो मैंने टॉक अबाउट अहमदाबाद, तो उसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी, धौलेरा, ये सारे रीजन्स एक ही में मैं कंसिडर करता हूँ जनरली। वो हाईवे वाला फील ही नहीं आता ना, हाँ, हाईवे से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है exactly. सिटी से जा रहे हो। राइट। एक बहुत प्रायोरिटाइज्ड क्वेश्चन है ये कि मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, आपको प्रायोरिटी में इसको लिस्ट करना है कि अगर मेरे पास एक्स अमाउंट है तो मुझे पहले कहाँ इन्वेस्ट करना है। सो इट इज लैंड, ऑफ कोर्स, गोल्ड जिसकी हमने बात की, एफडीज और स्टॉक्स। हाउ वुड यू प्रायोरिटाइज वेयर पर्सन शुड इन्वेस्ट? ऑब्वियसली पहला, मैं अगर मेरे पास एक्स अमाउंट है, अगर एक्स अमाउंट लेट्स से एक्स अमाउंट 100% है, तो कितना परसेंटेज मुझे किस फील्ड में एलोकेट करना चाहिए? पर्सनली मैं 2 to 3% मेरा गोल्ड में डालूंगा, और बाकी का 97-98% मैं एग्रेसिवली रियल एस्टेट करूंगा। ओके, सो नो एफडीज एंड स्टॉक्स? नॉट एट ऑल एफडी इज वेरी मच, एज आई टोल्ड यू कि एफडी डोंट इवन सिक्योर द इन्फ्लेशन रेट। आप जो इन्फ्लेशन, जो रेट्स बढ़ रहा है, जो आज पैसे का जो कीमत बढ़ रहा है, आज जो पहले पेट्रोल अपने को 70 रुपए में पड़ रहा था, आज 100 रुपए में पड़ रहा है, तो इन्फ्लेशन भी वो कवर नहीं करता है एफडी। तो एफडी इज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स ऐसी कमोडिटी है, ऐसी चीज़ है कि जो कभी भी डाउन जा सकती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी फैक्टर इन्वॉल्व है। कहीं पे भी पूरे देश के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी कोई भी इंसिडेंट होता है तो वो तुरंत ही मतलब वो तुरंत ही इफेक्ट होता है अपने मार्केट को। तो मैं कोई भी जगह पे ऐसी चीज़ में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, एक आध दो कंपनीज है कि जो अच्छी परफॉर्म कर रही है, अच्छा खासा काम कर रही है, तो वहाँ पे मैंने कुछ फंड्स थोड़ा, मतलब नॉट इवन 1%, आप अगर 100% में से देखोगे तो नॉट इवन 1%, मैंने 0.2%, 3% या 0.5% आप बोल सकते हो, वो एक आध दो कंपनीज में, जस्ट बिकॉज ऑफ द इमोशन। जो चीजें मैं खुद यूज करता हूँ, परचेस करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये चीज अच्छी है, तो मैं उसके अंदर एक आध दो स्टॉक्स मैंने परचेस किए हुए, बट दैट इज लेस देन 0.5%। कुछ इनकम ब्रैकेट्स बताऊंगा आपको, मुझे सजेस्ट करना है कि मैं कहाँ, विच एरियाज। यस, सो इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, मतलब इट कैन बी अ कमर्शियल और रेसिडेंशियल, और ये लैंड में कर दो 10, वी आर लुकिंग एट लॉन्ग टर्म, सो मैं 5-10 साल की बात के रिटर्न की बात कर रहा हूँ। सो कुछ मैं आपको एक अमाउंट बताऊंगा, यू टेल मी वेयर व्हाट शुड आई इन्वेस्ट। 50 लाख। अगर आपके पास 50 लाख रुपए का फंड है तो यू कैन डू वन थिंग, आप कोई भी डेवलपर अच्छे एरिया में, फॉर एग्जांपल शेला इज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, वहाँ पे रेजिडेंशियल कम्युनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पे डेवलपर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो यू कैन डू वन थिंग, 50 लाख रुपए में वहाँ पे आप प्री लॉन्चिंग के अंदर आप कोई भी डेवलपर जो नोन है, जिसका ऑलरेडी 5-7-10 स्कीम्स ऑलरेडी फिनिश किए हुए, कंप्लीट किए हुए हैं, आप वहाँ पे प्री लॉन्चिंग में अच्छी खासी चीज़ आप परचेज कर सकते हो, बुक करवा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा बजट उसके अंदर एक्सटेंड करोगे तो शायद आपको कॉमर्शियल शॉप भी मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर 50, 60 या 70 लाख के आसपास अगर आपका बजट है तो यू कैन परचेज अ प्री लॉन्च यूनिट इन शेला, और से एग्जांपल वैष्णो देवी एरिया भी बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोगों ने बात किया कि अहमदाबाद धौलेरा ऑलमोस्ट अहमदाबाद गांधीनगर ऑलमोस्ट कनेक्ट हो चुका है, तो उसके बीच वाला जो पोर्शन है वैष्णो देवी है, ये सारे एरियाज में आप प्री लॉन्चिंग में अच्छी चीज़ बुक कर सकते हो, जो आपका नियर फ्यूचर में आप सेल आउट कर सकते हो। उसका करंट डेवलपमेंट और करंट वहाँ पे जितने लोग माइग्रेट हो रहे हैं, ये फैक्टर को ध्यान में रखते हुए वो आपको अंदर, उसके अंदर आपको एग्जिट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे जो प्रेस्टिजियस फ्लैट्स होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 BHK 6 BHK वाले फ्लैट्स, उनकी कॉस्टिंग सुपर हाई, सो वही कॉस्ट को शुड आई इन्वेस्ट इन दोज फ्लैट्स और शुड आई परचेस अ पीस ऑफ लैंड एंड बिल्ड माय ओन हाउस नहीं, the way I want it? Agreed. That is all emotional factor. Practically, for example, अगर मैं बचपन से फ्लैट में रहा हूँ, हाँ, तो मेरे लिए परचेजिंग अ लैंड और मैं वहाँ पे अगर बंगलो बना रहा हूँ तो वो मुझे कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो मेंटल पीस नहीं देगा। तो लोगों का डिफरेंट एस्पेक्ट्स रहता है। काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी फैमिलीज़ मैंने ऐसे देखी है कि जिनका सिंगल चाइल्ड होता है, जिनका कोई मल्टीपल, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 बच्चे हैं तो दोनों का अलग अलग मुझे करना है, या पहले से ही हम लोग पहले से ही फ्लैट में रहे हैं तो मैं अगर रहूँगा तो मैं फ्लैट में ही रहूँगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई से इंस्पायर्ड है या दिल्ली से इंस्पायर्ड है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ समय वहाँ पर निकाल के आए। तो जिन लोगों को ये माइंड सेट ईजी लगता है कि यार फ्लैट में रह रहे तो मुझे सिक्योरिटी मिल रहा है, 10-15 लोग आजू बाजू में है, अगर कहीं ना कहीं कुछ हो गया, मैं कहीं 15 दिन के लिए बाहर हूँ तो आई एम सेफ एंड सिक्योर्ड, मेरा घर सिक्योर्ड है, मैं कहीं पे कोई अकेली जगह पे नहीं हूँ। तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जब आप परचेस कर रहे हो। हाँ,
काफ़ी सारे लोग ऐसे जो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते। लाइक इन्वेस्टिंग इन अ लग्जूरियस स्कीम वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आपको एग्जिट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। Right. हाँ, तो इन्वेस्टमेंट फैक्टर से मेरे हिसाब से कोई इन्वेस्टर, आई डोंट नो एनीवन के जिसने ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद उनका फर्स्ट होम के तौर पे वो लोग वहाँ पे शिफ्ट होते हैं। ये आई थिंक ये थॉट्स मेजरली जो बंगलों में रहे हैं या पहले से रहे उनको ज़्यादा आता है कि मैं 8-10 करोड़ रुपए फ्लैट में क्यों डालूं, उससे Exactly. जमीन लेके मैं अपना खुद का घर बना एग्जैक्टली काफ़ी। हाँ, दैट इज इमोशनल, दे डोंट देन केयर अबाउट सिक्योरिटी या जाना है या नहीं, वो खुद का बंगलो होना चाहिए वाला फील। काफ़ी सारी फैमिलीज ऐसी है जो पहले से ऐसे 4 बाजू ओपन बंगलोज ग्राउंड लेवल पे रहे हैं, उनको हाइट पे जाना इतना प्रेफरेबल नहीं, वो लोग मतलब उनका माइंडसेट ही नहीं है कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट, जो पहले से अहमदाबाद सिटी में बिलोंग करते हैं या जो भी छोटे छोटे सेंटर्स से आ रहे हैं, वो लोग भी ऐसे है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ बंगलोज में ही रहे हैं, वो ग्राउंड फर्स्ट से ऊपर गए नहीं है, उनको फीलिंग मतलब समझ ही नहीं है कि भाई नहीं, प्रैक्टिकली मुझे पसंद ही नहीं है, तो वो लोग कहीं ना कहीं लैंड पार्सल लेके डेवलप करेंगे। बट जो लोग पहले से ही फ्लैट में रहे, जिनका माइंडसेट ही यही है, वो लोग कभी ना कभी उनके पास अगर 50 करोड़ का भी फ्लैट होगा तो वो परचेज करेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा है। और वही चीज़ अगर 2 करोड़ में बजट नहीं होगा तो 2 करोड़ में भी परचेज करेगा, वही चीज़ बजट नहीं होगा तो 50 लाख में भी, बट वो फ्लैट वाला फ्लैट में ही रहेगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द माइंडसेट कि जो बंदा फ्लैट में रहा हो और उसके बाद बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलने के बाद वो बंगलों में शिफ्ट हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट्स द हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट इन लैंड, धोलेरा, गिफ्ट सिटी या फिर अहमदाबाद के आजू बाजू? 100% धोलेरा, 100%। 100% धोलेरा, जस्ट बिकॉज के धोलेरा एक ऐसा रीजन है जहाँ पे अब जैसे आप आज से 3 साल पहले अगर मुझे पूछते तो मैं साणंद बोलता। साणंद के पास जो चेखला और जो क्लब्स आ रही है वो सारे रीजन्स, चेखला, वायना, ये सारे रीजन्स हो गए, बट वो अभी एक पीक पे पहुंच चुके हैं जहाँ से अभी उसका स्टेडी ग्रोथ चालू हो गया, जितना जंप आना था वो जंप आ चुका है। धोलेरा इसलिए क्योंकि धोलेरा पूरे इंडिया से वहाँ पे लोगों की नज़र है, पूरे इंडिया को पता है कि ये नरेंद्र मोदी सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये पीएम सर पर्सनली वहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, पीएम सर पर्सनली उसके लिए अच्छी अच्छी कंपनीज को इनवाइट कर रही है, और गुजरात गवर्नमेंट खुद इतनी सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ दे रही है, इतनी सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, वहाँ पे इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं। एंड व्हेन दे आर क्लेमिंग कि हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, सर वो पूरा सिटी आईसीटी से कनेक्टेड है। अगर कहीं पे कोई भी जगह पे अगर पानी का लाइन अगर टूटेगा तो वो वहाँ पे एबीसीडी बिल्डिंग में उसको जानकारी आएगी कि यहाँ पे पानी का लाइन टूट गया है। तो जैसे आप कोई एक स्मार्ट ऑफिस या स्मार्ट रेजिडेंशियल आप स्कीम देखते हो कि आप एंटर होते हो तो लाइट चालू हो जाता है, तो वैसा ही पूरा सिटी वो लोग आईसीटी से कनेक्टेड बना रहे हैं। तो सरकार इतना एग्रेसिवली काम करके, इतना डेवलपमेंट करके, इतना अच्छी सिस्टम्स दे रहे हैं, वो लोग इतना मतलब मेजर सिटीज़ में जो ड्रॉबैक आ रही है, आप दिल्ली की बात करो तो पॉल्यूशन, तो यहाँ पे पॉल्यूशन कैसे ना हो उसके सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी से ले लिए हैं। आप जैसे मुंबई की बात करो तो वाटर लॉगिंग कि कुछ थोड़ी सी बारिश हो गई वहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू तुरंत चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज़ ना हो उसका पूरा प्रिकॉशनरी मेजर्स अभी से ले लिया है। आई थिंक ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं हमारी सिटी में भी इफेक्ट तो करते हैं। 100% सर, तो हमारा नजरिए में रखा ही होगा। हमारा मेजर ड्रॉबैक है सर, आप कहीं ना कहीं हर 500 मीटर पे आपको गड्ढा खुदा हुआ दिखेगा। वहाँ पे डिग फ्री सिस्टम बनाया है कि आने वाले 100 साल, 200 साल, 500 साल तक वहाँ पे एक भी गड्ढा खोदने की जरूरत ना पड़े। वहाँ पे ऐसी सिस्टम्स इंस्टॉल की गई है कि वो कोई भी अगर लाइन चेंज करनी हो, गटर लाइन का पूरा अलग से सेपरेट प्रोविज़न किया हुआ है, वेस्टेज का पूरा मतलब सीवेज लाइन पूरी सी अलग से उन्होंने प्रोविज़न दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का प्लानिंग जो 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद गवर्नमेंट को याद आता है कि यार यहाँ पे ये करना रह गया था, यहाँ पे ये चीज़ डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे इसके गटर लाइन का कोई प्रोविज़न नहीं है तो अभी हमको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी डेवलपर्स ने स्कीम कर दिया है बट वहाँ पे हम लोगों का ड्रेनेज लाइन तो हम लोगों ने डाला नहीं था। तो वो जो जहाँ पे डेवलपर्स कहीं ना कहीं आगे थे या गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लैकिंग थी, यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग करके आगे बढ़ रही है। तो 100% धोलेरा के अंदर जो डेवलपमेंट आप अभी जो देख रहे हो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, और वहाँ पे आपका अप्रिशिएशन, यू वोंट बिलीव इट, अभी आप जो अहमदाबाद के अंदर जो रेट्स देख रहे हो ना, वो आपको 10 साल 15 साल में आपको वो सेम रेट्स वहाँ पे आपको दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से 100% प्रेफरेंस कहीं और को छोड़ के सीधा धोलेरा पे है। पर ऐसा आइडियली देखने में भी आता है या जनरली पब्लिक्स में भी, ये पब्लिक में बात करो, फ्रेंड्स में बात करो, फैमिली में बात करो, या बाहर मेरे जो कजिन्स हैं कम से कम, तो उन लोग के नाम पे धोलेरा आता नहीं, उनके नाम पे पहला आता है गिफ्ट सिटी। तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस मेरे को लगता है कि जो दोनों है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, दोनों में गवर्नमेंट उतना ही इक्वल एफर्ट डाल रही है, तो ये गिफ्ट सिटी का जो थोड़ा नाम आया है और धोलेरा कहीं ना कहीं है, पता है पर दिखता नहीं है,
उसके पीछे क्या रीज़न? गिफ्ट सिटी इज़ अ वर्टिकल डेवलपमेंट। गिफ्ट सिटी एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे कंट्रोल्ड एरिया है, जहाँ पे 100% लैंड गवर्नमेंट की गिफ्ट सिटी की खुद की है। वो गिफ्ट सिटी एक इंडिविजुअल डेवलपर को वो राइट्स एलोकेट करते हैं, राइट। और वो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता है। तो आप गिफ्ट सिटी के अंदर आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो? आप आइदर कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल यूनिट आप परचेज करोगे। अब प्रैक्टिकली जो चीज़ बनी हुई है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेड अप्रिसिएशन मिलेगा। और अब जब लैंड की बात करते हो, आप जब कोई भी रीजन के अंदर अगर गिफ्ट सिटी के अंदर अगर ओपन एरिया होता और वहाँ पे लैंड मिलता तो वो भी 100% अप्रिशिएट ज़्यादा होता। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा कंट्रोल डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं गिफ्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। गिफ्ट जो डेवलपमेंट कर रहा है उसी के अंदर आपको परचेस करना है, तो उसकी वजह से आपका अप्रिसिएशन फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं गिफ्ट से ज़्यादा आपको धोलेरा में ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि धोलेरा पूरा सिटी बन रहा है। और गिफ्ट सिटी जो बन रहा है वो बहुत ही सिक्योर्ड और बहुत ही स्मॉल डेस्टिनेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट खुद कंट्रोल डेवलपमेंट करवा रही है। तो इसकी वजह से आप डेवलप्ड चीज़ ले रहे हो और वहाँ पे आपका पूरा सिटी बन रहा है, तो वहाँ पे आपको स्कोप्स भी बेटर मिलेंगे, वहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स भी पूरे इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर कंटिन्यूअसली। इंडिया के बाहर से भी, इंडिया के अंदर से, सब बड़ी छोटी बड़ी सिटीज से पैसा आ रहा है। सब लोग वहाँ कुछ ना कुछ परचेस कर रहे हैं, जैसा जिनका बजट, कहीं ना कहीं लैंड पार्सल्स परचेस कर रहे हैं, लोग प्लॉट परचेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपका अप्रिसिएशन भी ज़्यादा फास्ट होने के चांसेस है, अप्रिसिएशन ज़्यादा मिलने के चांसेस है, और आपको एग्जिट भी फटाफट मिलने के चांसेस है। राइट। सो धोलेरा अकॉर्डिंग टू यू 100% डाल दो पैसा जिसको डालना है। विद दिस वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द एपिसोड। हम प्रतीक भाई से और बातें करते रहेंगे, और भी गेस्ट आते रहेंगे, और आपकी जो भी इंक्वायरीज, क्वेश्चंस, कुछ भी डाउट्स हो रियल एस्टेट को लेके, प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छे अच्छे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और डाउट्स आपके क्लियर करते रहेंगे। टिल देन कीप इन्वेस्टिंग, कीप अर्निंग।